हेलो जी, नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। कैसे हो आप सब। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन ने वो फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। और अपने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर अपन एक सब्जेक्ट का है वो पेपर सॉल्यूशन है कर लिया है। कौन सी सब्जेक्ट का किया है? तो अपनी जो सब्जेक्ट है HORT 221 है, इस सब्जेक्ट का अपने पेपर सॉल्यूशन है कर लिया है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स है, उसका पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। और आज अपन बात करने वाले हैं वो अपनी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उसका है वो पेपर सॉल्यूशन करेंगे AGENGG का। किसका करेंगे? जो AGENGG सब्जेक्ट है, इसका अपन है वो आज पेपर सॉल्यूशन करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी जो अपनी सब्जेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसका आज अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक है वो पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो हॉर्टिकल्चर का पेपर सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और उन्हें बताइए कि जो अपने सारे पीरियड्स ईयर के पेपर सॉल्यूशन है उन सभी की क्लासेज है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसके अलावा आपको जो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के और सेकेंड सेमेस्टर के प्रत्येक सब्जेक्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट वाइज है आपको वहाँ पर PDF है वो मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स एंड टाइप किए हुए दोनों प्रकार के नोट्स अवेलेबल है। उसके अलावा सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप जाओगे तो वहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की ये सारी थ्योरी क्लासेज हैं, उनकी वो क्लासेज अपलोड की हुई है, तो उनको भी आप ज्वाइन जरूर कीजिए, देखिए। और अपन रिवीजन के लिए या फिर अपने जो एक रात पहले अपन जो एग्जाम से पहले जो तैयारी करते हैं उसके लिए जो अपनी जो रामबाण क्लास के रूप में साबित होने वाली क्लासेज है ये पेपर सॉल्यूशन के, इनको भी आप है वो जरूर लीजिए। आज अपन है वो पेपर सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का। तो शुरू करते हैं अपन पेपर सॉल्यूशन। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन पेपर सॉल्यूशन में। आज अपन बात करेंगे 2022-23 का पेपर सॉल्यूशन। किसका करेंगे स्टूडेंट्स? अपन आज करेंगे 2022-23 का है वो पेपर सॉल्यूशन करेंगे AGENGG 221 का। 2022-23 के पेपर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो आपके जो न्यू टाइप पेपर सॉल्यूशन है उनकी ये अपन क्लास है अलग से है वो अपलोड कर दी जाएगी, बहुत ही जल्द अपन अलग से अपलोड करेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं थ्योरी क्लास पेपर की। तो इसमें पहला है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, यानी कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत बताना है। अपन को क्या बताना है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन बतानी है। तो जो हाल ही में प्रयोग में आई है और इन ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग करने का उपाय तथा तकनीक पहले उपलब्ध नहीं थी, ऐसे ऊर्जा तकनीकी या ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पहले अपन है वो नहीं करते थे, अब वर्तमान में हाल ही में कर रहे हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? गैर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जिनका अपन परंपरा से उपयोग करते हुए नहीं आ रहे, अभी हाल ही समय के अंदर है, कुछ ही दशकों में है इनका उपयोग अपन ने शुरू किया है। तो अपारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन कौन सी है? तो अपने सौर एनर्जी हो गई, जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी हो गई, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। उसके अलावा मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो अपनी जो वाइन ऊर्जा है, पवन चक्की पवन ऊर्जा हो गई। उसके अलावा अपन बात करें तो जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये कैसे है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। उसके बाद में अगली डेफिनेशन है अपनी समतुल्य की। किसकी है? आइडिजेंस या समतुल्य। कि समतुल्य क्या होती है? समतुल्य या आइडिजेंस। अगर मैं समतुल्य की बात करूँ स्टूडेंट्स, आइडिजेनेस की बात करूँ तो इसको हिंदी में अपन समबल रेखा के नाम से जानते हैं। और ये शब्द इंजीनियरिंग और भौतिकी में प्रयोग किया जाता है, जहाँ ये इंजन या मोटर के प्रदर्शन विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोगी होता है। जो समतुल्य शब्द है ये किसी भी इंजन या कोई मोटर होती है, किसी भी इंजन या मोटर के प्रदर्शन विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग में किया जाता है। समतुल्य शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं? किसी भी इंजन या मोटर, कोई भी इंजन या मोटर है, किसी भी इंजन या मोटर के, किसी भी इंजन या मोटर की अपन बात करें तो प्रदर्शन विशेषताओं को दर्शाने के लिए, मोटर के प्रदर्शन विशेषताओं को दर्शाने के लिए करते हैं, प्रदर्शन विशेषताओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, प्रदर्शन विशेषताओं को दर्शाने के लिए करते हैं। प्रदर्शन विशेषताओं को दर्शाने के लिए अपन है वो समतुल्य या आइसोगेड्स शब्द का है वो प्रयोग करते हैं, जिसको अपन हिंदी में शुद्ध बल रेखा के नाम से भी है, समबल रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अगला है डिफ्यूजन। जो विसरित विकिरण होती है, क्या होती है? विसरित विकिरण होती है, उसको अपन बोलते हैं कि विसरित विकिरण है वो क्या होती है? तो वातावरण द्वारा बिखरे बिना सूर्य से प्राप्त किया जाता है। वे किरणें जो
वातावरण में बिखरे बिना ही सूर्य से वो प्राप्त किया जाता है। वह विकिरण जो सूर्य से प्राप्त होती है जब इसकी दिशा वायुमंडलीय के प्रकीर्णन द्वारा है वो बदल दी जाती है। ऐसी विकिरण जो सूर्य से प्राप्त होती है और जब इसकी विकिरण की जो दिशा है वो वायुमंडलीय प्रकीर्णन के द्वारा है वो बदल दी जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विसरित विकिरण बोलते हैं या डिफ्यूज्ड रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्यूज्ड रेडिएशन या विसरित विकिरण। ऐसी रेखाएं ऐसी विकिरण जो सूर्य से प्राप्त होती है और जो इसकी दिशा के वायुमंडलीय प्रकीर्णन के द्वारा बदल दी जाती है, वायुमंडलीय के जो प्रकीर्णन होता है उसके द्वारा बदल दी जाती है। अगली अपन डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट, तो अगली है अपनी पायरोलिसिस। क्या है, पायरोलिसिस। अगली डेफिनेशन क्या है, पायरोलिसिस की। पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस के बारे में वो अपन को बताना है। पायरोलिसिस की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी में कार्बोनाइजेशन पायरोलिसिस या बायोमास को नियंत्रित स्थितियों के तापमान 275 डिग्री सेल्सियस, कितना तापमान है स्टूडेंट्स, 275 से 300 डिग्री सेल्सियस, और फिर बिना ब्राइंडर के कार में ब्राइंड क्वेटिंग शामिल है। इसमें क्या होता है, पायरोलाइसिस में क्या होता है, बेसिक टेक्नोलॉजी होती है, जो बेसिक टेक्नोलॉजी में कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा या फिर अपन बायोमास होता है, उस बायोमास को जब अपन ब्रैकेटिंग में बदलते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, उसके ऊपर अपन दाव वगैरह लगा के उस प्रक्रिया को अपन है वो पायरोलाइसिस के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं। अब बात करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की। अगला है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा क्या है। ये देखो क्वेश्चन आ गया कि सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा क्या है। अपन बात करें सोलर एनर्जी की, तो इसमें सूर्य की किरणों के द्वारा विद्युत का निर्माण होता है। जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी में जो अपने विद्युत बनती है, इलेक्ट्रिक विद्युत बनती है, वो विद्युत का निर्माण किसके द्वारा होता है, सूर्य की किरणों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जो सूर्य की किरणें होता है, सन होता है, सूर्य की किरणों के द्वारा है वो इसका निर्माण होता है। जो सोलर एनर्जी बनती है, सोलर एनर्जी का निर्माण किससे होता है स्टूडेंट, सूर्य की किरणों के द्वारा है वो बनता है, जिससे वो सिंचाई पंप आदि चलाने के लिए कर सकते हैं। आजकल अपन देख सकते हैं फॉरम पोर्ट वगैरह बने हुए, हर किसान के खेत में आपको है वो फॉरम पोर्ट वगैरह बने हुए मिल जाएंगे। और अगर आप कोई फॉरम पोर्ट बनाना चाहते हो तो अभी जो राज किसान ऐप है अपने राजस्थान सरकार में जो कृषि विभाग द्वारा संचालित ऐप है, उस राज किसान ऐप पर अभी जाके आप फॉरम पोर्ट के लिए है वो आवेदन कर सकते हो। तो लगभग उस फॉरम पोर्ट में जो अपना प्लास्टिक वाला पक्का फॉरम पोर्ट होता है उसमें लगभग 1,20,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं स्टूडेंट्स, 1,20,000 रुपये वो किसान को मिलते हैं। तो अगर आप भी कोई अपने खेत के अंदर फॉरम पोर्ट यानी डिग्गी वगैरह कुछ बनाना चाहते हो तो उस डिग्गी बनाने के लिए अभी राज किसान ऐप पर आप जाके वो कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं चाहिए, एक तो अपना जन आधार कार्ड नंबर चाहिए, दूसरा जो अपने जमीन की नकल होती है मैप सहित उसके ऊपर पटवारी का हस्ताक्षर करवा के अपलोड कर सकते हैं। कोई भी है वो किसान मोबाइल से या ई मित्रों के द्वारा है वो इसको फॉर्म को फिल करवा सकता है। अगर फॉर्म पोर्ट बनवाना चाहते हो तो अभी वर्तमान में 1,20,000 रुपये की वो है अपन को मिलेगी, किसान लाभ मिलेगा, सरकार के द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। उसके अलावा फॉरम पोर्ट के ऊपर अगर अपन एनर्जी सोर्स लगाना चाहते हैं, सोलर एनर्जी भी लगाना चाहते हैं, तो उसमें 5 हॉर्स पावर की है वो अपन मोटर आराम से चला सकते हैं सोलर एनर्जी से। उसके लिए भी आवेदन है अभी आप राज किसान ऐप पर है वो जाके कर सकते हो। तो ये अपनी नॉर्मल जानकारी होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि सोलर एनर्जी क्या होती है, कि सूर्य से अपन को जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको अपन सोलर एनर्जी बोलते हैं। अगला अपना जो चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चौथे क्वेश्चन में अपन को डिफरेंट बताना होता है, अंतर बताना होता है। तो फ्लोटिंग डोम बायोमास संयंत्र और फिक्स्ड डोम बायोमास संयंत्र, अपन को स्टूडेंट्स अंतर बताना वो बताना। फ्लोटिंग डोम बायोमास संयंत्र और जो फिक्स्ड डोम बायोमास संयंत्र होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में अपन को यह बताना है। अगर मैं फ्लोटिंग डोम बायोमास संयंत्र की बात करूं तो इसमें लागत है, इसमें जो लागत है वो अधिक होगी, जबकि अपना जो फिक्स्ड डोम बायोमास संयंत्र है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड डोम बायोमास संयंत्र में कीमत है वो कम होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, कीमत है वो अपनी कम लगती है, कीमत है वो अपनी कम लगती है, जबकि फ्लोटिंग में कीमत अधिक लगती है और फिक्स्ड के अंदर कीमत है वो कम लगती है। दूसरा है ये रेगुलर डिस्चार्ज प्रणाली का प्रयोग है। जो रेगुलर डिस्चार्ज प्रणाली फ्लोटिंग डोम बायोमास है, ये रेगुलर डिस्चार्ज प्रणाली का प्रयोग है, जबकि फिक्स्ड जो अपना फिक्स्ड डोम बायोमास संयंत्र है, फिक्स्ड डोम बायोमास संयंत्र वो क्या है, अरेगुलर या अरेगुलर चार्जर प्रणाली का अरेगुलर डिस्चार्ज चार्जर प्रणाली का क्या है, प्रयोग है। उसके अलावा बात करें अपन तो इसमें वो पाचन अवधि 40 से 60 दिन की होती है। पाचन अवधि कितने दिन की होती है स्टूडेंट्स,
पाचन अवधि होती है वो अपनी 40 से 60 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? पाचन अवधि होती है वो 40 से 60 दिन की होती है, जबकि फिक्स्ड के अंदर जो पाचन अवधि होती है वो 30 से 60 दिन की होती है। कितने दिन की होती है स्टूडेंट्स? 30 से 60 दिन की है वो पाचन अवधि होती है। उसके अलावा बात करें तो गैस इसमें नियत रहती है। जो अपना वेरिएबल होता है, जो फ्लोटिंग ड्रम बायोमास संयंत्र होता है, फ्लोटिंग ड्रम बायोमास संयंत्र में जो गैस होती है वो नियत रहती है। गैस कैसी रहती है स्टूडेंट्स? नियत रहती है, जबकि इसके अंदर एक गैस है वो वेरिएबल रहती है। कैसी रहती है स्टूडेंट्स? गैस वेरिएबल रहती है, वेरिएबल। और अपन बात करें तो इसमें हाई कैपिटल इनकम की आवश्यकता रहती है, हाई कैपिटल इन यूज होता है, जबकि इसके अंदर लो कैपिटल अनयूज होता है। और अपन बात करें स्टूडेंट्स की और अंतर क्या क्या है अपने, और अपन अंतर की बात करें तो रख रखाव लागत इसमें कम आती है, जबकि जो फिक्स्ड ड्रम बायोमास संयंत्र होता है इसके अंदर रख रखाव की लागत होती है वो अधिक आती है। जीवन काल होता है वो कम होता है, जो इसका होता है जीवन काल कम होता है, जबकि फिक्स्ड का जीवन काल होता है वो अधिक होता है। इसमें मरम्मत सरल होती है, जबकि फिक्स्ड के अंदर मरम्मत होती है वो जटिल होती है। गैस पर कम तापमान का अधिक प्रभाव रहता है। जो अपना ये इसमें गैस पर कम तापमान का अधिक प्रभाव रहता है, जबकि जो अपने फिक्स्ड डैम जो संयंत्र है इसके अंदर गैस के पर है वो कम तापमान का प्रभाव है वो कम रहता है। अगला अपन अंतर है बायोगैस और उत्पादक गैस या प्रोड्यूसर गैस। किसमें अंतर बताना है स्टूडेंट्स की बायोगैस और जो अपनी प्रोड्यूसर गैस है इसमें क्या डिफरेंट है उसके बारे में अपन को बताना है। अगर मैं बायोगैस के स्रोत की बात करूं, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? बायोगैस के स्रोत की बात करूं कि बायोगैस का स्रोत है वो क्या है, उसकी अगर अपन बात करें बायोगैस के स्रोत की तो जैविक अपशिष्ट जैसे गोबर, खाना, पौधे आदि। जो जैविक अपशिष्ट होता है, जो ऑर्गेनिक अपशिष्ट होता है, जैविक अपशिष्ट। बायोगैस का स्टूडेंट्स स्रोत क्या है? जैविक अपशिष्ट है। क्या है? जैविक अपशिष्ट। बायोगैस का स्रोत है वो जैविक अपशिष्ट होता है, जबकि जो उत्पादक गैस है, उत्पादक गैस में कोयला, लकड़ी या बायोमास का है वो आंशिक दहन किया जाता है। उत्पादक गैस में किसका प्रयोग करते हैं अपन? दहन करते हैं कोयला, लकड़ी, बायोमास का अपन आंशिक दहन करते हैं। और अपन बात करें अलग अलग इसमें कि इसमें क्या है, इनकी प्रक्रिया क्या है, तो बायोमास उत्पादन की प्रक्रिया है वो एनारोबिक डाइजेशन है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जीवाणुओं द्वारा अपघटन होता है। बायोमास निर्माण के लिए क्या होता है? बायोमास निर्माण के लिए क्या होता है, तो इसमें क्या होता है? एनारोबिक डाइजेशन होता है। क्या होता है? एनारोबिक डाइजेशन होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जीवाणुओं का अपघटन होता है। क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के जीवाणुओं का अपघटन होता है। जबकि जो प्रोड्यूसर गैस है इसमें आंशिक दहन होता है। क्या होता है? आंशिक दहन होता है, यानी कि ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जो O2 का लेवल होता है, ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होता है। उसके अलावा अपन बात करें इसके कौन कौन से घटक है जो बायोगैस होती है, बायोगैस के घटक की बात करें तो CH4 यानी मेथेन है। क्या है घटक स्टूडेंट्स? बायोगैस के घटक में मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। उसके अलावा अपन प्रोड्यूसर गैस के घटकों की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके अलावा हाइड्रोजन H2 है, और क्या है घटक इसके? हाइड्रोजन H2 है और नाइट्रोजन है। प्रोड्यूसर गैस के घटक क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। जबकि अपने जो बायोगैस है इसके कौन से घटक है? इसमें मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रमुख घटक है। बायोगैस की जो ऊष्मीय मान होता है वो अधिक होता है, जबकि प्रोड्यूसर गैस का होता है वो कम होता है, लगभग 5 से 6 mJ प्रति मीटर क्यूब होता है। और अपन बात करें इसमें तो ये प्राकृतिक गैस है, जबकि जो अपने प्रोड्यूसर गैस है ये कृत्रिम रूप से बनाते हैं, और जो बायोगैस है इसको अपन प्राकृतिक रूप से बनाते हैं। ये प्राकृतिक नेचुरल गैस है। कैसी है स्टूडेंट्स? ये नेचुरल गैस है, नेचुरल, जबकि वो है ना अपने कृत्रिम में आर्टिफिशियल रूप से इसको अपन बनाते हैं। और अपन बात करें तो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है वो हमेशा ही पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ऐसी कोई चीज प्रकृति ने नहीं बनाई है जो पर्यावरण के लिए क्या हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले। ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, जबकि जो ये प्रोड्यूसर गैस है ये पर्यावरण के लिए कम अनुकूल है, प्रदूषण है वो अधिक करवाती है। बायोगैस का उपयोग अपन खाना बनाने के लिए करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए करते हैं, और जबकि प्रोड्यूसर गैस का उत्पादन है अपन ऊष्मा और ऊर्जा हेतु करते हैं। किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स? ऊष्मा एवं ऊर्जा के लिए करते हैं। बात करते हैं अपन पांचवा क्वेश्चन। अपना कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? पांचवा। अब अपन बात करते हैं पांचवे क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट सोलर ड्रॉयर क्या है? क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि कैबिनेट सोलर ड्रॉयर क्या है? कैबिनेट सोलर ड्रॉयर क्या है? कैबिनेट सोलर ड्रॉयर यानी कि जो अपना शुष्क कुकर होता है वो उसकी बात की गई है। किसकी बात की गई है? शुष्क कुकर की बात की गई। कैबिनेट सोलर ड्रॉयर है जिसको अपन शुष्क कुकर बोलते हैं, उसका है वो बात की गई है।
शुष्क कुकर या कैबिनेट, सोलर ड्रायर ऐसे उपकरण होते हैं जो सौर ऊर्जा का उपयोग शुष्क पदार्थों को विशेष रूप से भोजन पकाने हेतु करते हैं। जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का उपयोग कर अपन भोजन हेतु करते हैं, शुष्क पदार्थों हेतु करते हैं। सौर शुष्क कुकर खाद्य पदार्थों की नमी को दूर करने हेतु सूर्य की गर्मी का प्रयोग करते हैं। जो सौर शुष्क कुकर होते हैं ये क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ के अंदर नमी होती है, इस खाद्य पदार्थ की नमी को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का है वो उपयोग करते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा और अपन बात करें इसके बारे में कि जो अपना शुष्क कुकर है, ये एक आधुनिक प्रकार के सौर ड्रायर में काली अवशेषक सतह होती है। जो आधुनिक प्रकार के सौर ड्रायर आते हैं, आधुनिक प्रकार के सौर ड्रायर में है वो क्या होती है, काली परत होती है। क्या होती है, एक काली अवशोषक परत होती है, काले रंग की अवशोषक परत होती है। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि काले रंग की अवशोषक परत होती है। और अपन बात करें जो प्रकाश को एकत्रित करती है तथा गर्मी में वो परिवर्तित करती है। क्या, जो काली अवशोषक प्रकाश होती है, अपन को पता है स्टूडेंट, जो काला रंग होता है वो सूर्य का सर्वाधिक अवशोषण करता है। क्या करता है, काला रंग है वो सर्वाधिक सूर्य का अवशोषण करता है, इसलिए अपन काली अवशोषक परत को लगा देते हैं जो सूर्य की किरणों का अवशोषण करती है और भोजन से है वो नमी को क्या करती है, हटाती है। सुखाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, सुखाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को सीधे रूप से इस सतह पर रखा जाता है। जो काली सतह होती है उसके ऊपर जिस खाद्य पदार्थ को अपन को सुखाना है उसको है वो अपन रख देते हैं। दक्षता बढ़ाने हेतु इनके शुष्कों में बाड़े में शोष आवरण का या जो बिंदु हो सकता है उसका अपन प्रयोग करते हैं। इनकी दक्षता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो शुष्क होते हैं या जो ड्रायर होते हैं इनको है वो बड़े शोध आवरण के द्वारा है वो ढक दिया जाता है और इनमें बिंदु लेपित कर दिया जाता है। जैसे मांस, फल, जीरा आदि को सुखाने में अपन इस प्रकार के यंत्रों का है सोलर शुष्क ड्रायरों का है वो प्रयोग करते हैं। अब इनके अपन टाइप्स देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टूडेंट्स प्रत्यक्ष सोलर शोषक, जिसको अपन कैबिनेट सोलर शोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष सोलर शोषक। एक तो होता है प्रत्यक्ष सोलर शोषक, प्रत्यक्ष सोलर शोषक हो गया, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैबिनेट शोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैबिनेट शोषक बोलते हैं। एक तो अपना कैबिनेट शोषक हो गया, और दूसरे अगर अपन बात करें तो दूसरा होता है वो होता है फोर्स सर्वन सोलर शोषक। क्या हो गया, फोर्स सर्वन सोलर शोषक हो गया। और अपन बात करें जो फोर्स सर्वन सोलर शोषक है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष गैन टाइप, प्रत्यक्ष गैन टाइप और अप्रत्यक्ष गैन टाइप। अब अपन इसके चित्र को देखते हैं। ये सोलर शोषक है, इस प्रकार का होता है, सोलर ड्रायर है। इसका आप चित्र देख सकते हो। यहाँ पर है ये काली पट्टी है वो लगाई हुई है। यहाँ पर ये कोई भी खाना वगैरह लगा रखा है। ये बीच में इंसुलेटेड प्लेट है लगी हुई। यहाँ से ठंडी हवा अंदर जाती है और फिर वो नमी के साथ में गर्म हवा है यहाँ से बाहर चली जाती है। इधर से सूर्य की किरणें आती है। ये पर कांच वगैरह को पारदर्शी प्लेट लगी होती है जो सीधा सूर्य की किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। इनके अंदर है वो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरह से तैयार होता है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के तैयार होने से जो ठंडी हवाएं अंदर जहाँ से प्रवेश करेगी वो नमी के साथ में भारी होकर इधर से वो बाहर निकल जाएगी। इधर ये काली अवशोषक सत्ता है वो लगाई हुई है। तो इस प्रकार का अपना होता है सोलर ड्रायर। इसका चित्र है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि सोलर ड्रायर क्या है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि बायोगैस सहेतर स्थल को प्रभावित करने वाले कारक बताने। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि बायोगैस सहेतर का जो स्थल है इसका अपन चयन करने के लिए कौन कौन से कारक है उनकी अपन को बात करनी है। बायोगैस संयंत्र स्थल के चयन को प्रभावित करने वाले कारक है उनकी अपन बात करें तो पहला है इसमें ताप। ताप क्या है कि उत्पाद को प्रभावित करता है। उच्च ताप पर अधिक उत्पाद है वो प्राप्त होता है। तापमान की बात करें, जिस जगह का तापमान उच्च होगा तो उच्च तापमान पर है उत्पादन भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स अपना अधिक होगा। उसके अलावा अपन बात करें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, जिस पदार्थ में कार्बन अधिक होगा तो उनका अवशोषण भी है वो अधिक होता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात हो गया। उचित पीएच मान होना चाहिए। संपीड़ित अनुपात भी है बेस्ट होना चाहिए। और कुल ठोस अवस्था में भी है वो ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि स्वच्छ रेखा चित्र के साथ में, किसके साथ में, जो रेखा चित्र होती है स्वच्छ रेखा चित्र के साथ में अपन को फ्लैट कलेक्टर की बनावट और कार्यविधि पर चर्चा करनी है। अपना जो फ्लैट कलेक्टर होता है, फ्लैट कलेक्टर, उस फ्लैट कलेक्टर की अपन को बनावट और कार्यविधि पर है वो वर्णन करना है। ये अगर मैं बात करूं फ्लैट कलेक्टर की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स अपन, फ्लैट कलेक्टर। जो अपना फ्लैट कलेक्टर होता है जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने का कार्य करता है,
उसकी कार्यविधि और उसके बनावट को है अपन को बताना है। ये कलेक्टर धातु के बक्से होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये कलेक्टर होते हैं, ये धातु के बक्से होते हैं। जो फ्लैट कलेक्टर होते हैं ये धातु के बक्से होते हैं, जिनमें गहरे रंग की अवशोषक प्लेट के ऊपर एक प्रकार के पारदर्शी गोलिंग है वो होता है, जिनके ऊपर गहरे रंग की क्या होती है स्टूडेंट्स? गहरे रंग की एक अवशोषक प्लेट लगी होती है और इसके ऊपर एक प्रकार का पारदर्शी ग्लेजिंग लगा होता है। अपन ने वो पीछे देखा था, उसी टाइप का है वो होता है। कलेक्टर के एक किनारा और तल को आमतौर पर कलेक्टर का अन्य भागों में वर्मी के नुकसान को है वो कम करने के लिए इंसुलेशन के साथ में कवर किया जाता है। जो कलेक्टर होता है उसके एक किनारों और एक जो तल होता है, किनारे और तल भाग पर आमतौर पर अपन कलेक्टर को क्या करते हैं, जो गर्मी होती है या वर्मी होते हैं, जो वर्मी के नुकसान को कम करने के लिए, वर्मी बोले तो जो पैरासाइट वगैरह होती है उसके नुकसान को कम करने के लिए है वो इंसुलेशन के साथ में अपन क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। सौर विकिरण पारदर्शी ग्लेजिंग सामग्री में होकर गुजरता है। जो सौर विकिरण होता है वो पारदर्शी ग्लेजिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? पारदर्शी ग्लेजिंग लगी होती है। यहाँ पर अपन देखें तो ये यहाँ से जैसे सौर विकिरण आती है, ये पारदर्शी एक ग्लेजिंग होती है, इसमें से होकर है वो गुजरती है। सेम इसी कार्य प्रणाली पर है वो भी फ्लैट कलेक्टर है वो कार्य करते हैं। गुजरता है और अवशोषक प्लेट से है वो टकराता है। वो उधर सामने अपने जो काली प्लेट लगी अपन ने वो परत लगा रखी थी, वो एक अवशोषक प्लेट है। वो प्लेट जो गर्म हो जाती है, जब उससे टकराती है तो गर्म हो जाती है, जिससे गर्मी पाना या फिर जो हवा में है वो चली जाती है। गर्मी है वो पानी या हवा में है वो चली जाती है, जो ग्लेजिंग और अवशोषक प्लेट के बीच में होती है। ये प्लेट आमतौर पर क्या होती है? आमतौर पर धातु से बनी होती है। जो फ्लैट कलेक्टर होते हैं ये आमतौर पर है वो धातु से बने होते हैं। ये फ्लैट आमतौर पर धातु से बनी होती है, जो एक अच्छा कंडीशन का है वो कार्य करती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो डब्ल्यू और एल, टंगस्टन और एल्यूमिनियम की है वो बनी होती है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न पवन टर्बाइनों का वर्गीकरण कीजिए। जो अपने पवन टर्बाइन है उन पवन टर्बाइनों का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है और 37 पवन टर्बाइन के निर्माण से संबंधित विकिरणों पर चर्चा करनी है। अपन ने क्या करनी है, जो पवन टर्बाइन है उसकी अपन को है वो वर्गीकरण करना है, तथा जो अपना 37 पवन टर्बाइन है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल पर पवन टर्बाइन है उसके निर्माण से संबंधित अपन को विकिरणों पर चर्चा करनी है। अपन बात कर रहे हैं विंड मिल की। विंड मिल यानी कि अपने जो पवन टर्बाइन है उसकी अपन बात करें तो वह मशीन जो हवा के बहाव की ऊर्जा को लेकर है वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। विंड मिल क्या होती है? विंड मिल ऐसी मशीन होती है जो हवा का बहाव होता है, हवा का बहाव यानी कि जो हवा की गति होती है, इस हवा की गति को है जो गति की जो ऊर्जा होती है, इस हवा की गति की ऊर्जा को है लेकर वो किसका निर्माण करती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। हवा के जो बहाव होता है, हवा के बहाव की ऊर्जा को लेकर है वो जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? विंड मिल बोलते हैं। या इसको अपन ये बोल सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इस यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली मशीन होती है। किसको? विद्युत ऊर्जा। जो अपनी यांत्रिक ऊर्जा होती है इस यांत्रिक ऊर्जा को है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली मशीन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विंड मिल के नाम से है जानते हैं। अब देखते हैं आगे कि यह वायु के रेखीय ये वायु की रैखिक गति को पंखे की ध्रुवीय गति में बदल देती है। जो वायु की रैखिक गति होती है स्टूडेंट्स, वायु की रैखिक गति होती है, इस रैखिक गति को है जो पंखे होते हैं विंड मिल के ऊपर पंखे लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? पंखे लगे रहते हैं। जो अलग अलग जो पंखे होते हैं उन पंखों को है किस में बदल देती है? घूर्णीय गति में बदल देती है। किसमें? घूर्णीय गति में। घूर्णीय गति में जो हवा की रेखिक गति होती है, हवा की ऐसे मान लो यहाँ से हवा आ रही है, इधर रेखा के रूप में रेखिक गति होती है, तो आगे जो पंखे रहते हैं वो हवा को ये घुमा देते हैं, घूर्णीय गति में वो चेंज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ विंड मिल की बात करें, अगर इसके प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? जो विंड मिल्स होती है, विंड मिल होती है अपने जो पवन चक्की होती है, पवन चक्की के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स? 2 प्रकार की होती है। तो पहली होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर यानी कि 37 एक्सिस रेंटल। कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल मतलब 37 एक्सिस रोटर। और जो दूसरी होती है वो होती है वर्टिकल एक्सिस रोटर। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर एक्सिस रोटर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर, ये दो प्रकार की होती है। अगर अपन हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल भी अलग अलग प्रकार की होती है। पहले ये हॉरिजॉन्टल में मल्टी ब्लेड टाइप रोटर, मल्टी ब्लेड टाइप रोटर में क्या होता है, जो ब्लेड होती है, जो अपन जिसको पाखियां बोलते हैं, पाखियां होती है, जो अपने पवन चक्की होती है, पवन चक्की अपने लगभग यहाँ राजस्थान में पाई जाती है, उनके ऊपर 3 अलग अलग पंखियों लागू हुई है। वह पंखियों होया करें, वह पंखियों ने अपन कहीं बोले ब्लेड बोले, ब्लेड का मतलब है पंखियों और मल्टी का मतलब है बहुत सारी। जाकि पवन चक्की में तो बहुत सारी मतलब पंखियां लगी हो, जिन पवन चक्की के ऊपर बहुत सारी पंखे लगी होती है उनको अपन मल्टी ब्लेड टाइप रोटर कहते हैं। अगला है सेल टाइप रोटर। इन सेल टाइप रोटर, इनमें जो ब्लेड होती है वो सेल की टाइप की होती है। फिर है प्रॉपर टाइप यूनिट। और अपन बात करें वर्टिकल की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, वर्टिकल एक्सिस रोटर की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस रोटर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सेविंग टाइप और दूसरी होती है पेरेपियस टाइप की। किस प्रकार की, सेविंग टाइप की और पेरेपियस टाइप की। पहले अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वो इकाई है जिसकी रोटेशन के अक्ष हवा की दिशा के समांतर होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो रोटेशन होता है वो किसके समान होता है, हवा की दिशा के समान होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, जो अक्ष होते हैं वो हवा की समांतर ही होते हैं। ये 3 प्रकार का हो गया। पहला हो गया मल्टी ब्लेड यूनिट। मल्टी ब्लेड यूनिट में ये बहुत सारी पंखुड़ियां लगी रहती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, मल्टी ब्लेड यूनिट के अंदर है बहुत सारे पंखे है वो लगी रहती है, पंखुड़ियां वो लगी रहती है पवन चक्की के ऊपर। ये बहुत व्यापक रूप से विंड मिल के उपयोग किए जाते हैं। अगर माने तो औसतन है जो अपने मल्टी ब्लेड यूनिट का ही अपने वो प्रयोग करते हैं, व्यापक रूप से इसी का प्रयोग करते हैं। इसमें 12 से 20 ब्लेड लगी रहती है। कितनी ब्लेड होती है, लगभग 12 से 20 ब्लेड है वो लगी रहती है। और ये प्रति मिनट 60 से 80 आरपीएम पर घूमती है। कितनी घूमती है, 60 से 80 आरपीएम पर, 60 to 80 आरपीएम पर घूमती है। राउंड आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। 1 मिनट के अंदर है लगभग 60 से 80 बार ऐसे घूमती है। और ये ऊर्जा है वो टरबाइन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगली है अपनी सेल टाइप। सेल टाइप में क्या होता है स्टूडेंट्स की, ये कोनेशियस क्लॉथ के त्रिकोण टुकड़े को खींचकर है वो बनाया जाता है। और ये प्रति मिनट है वो 60 से 80 आरपीएम पर घूमती है। जो अपने यहाँ गाँवों के अंदर, यहाँ अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो विशेषकर जैसलमेर जिला, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर जो पवन चक्कियां लगी होती है जिनके ऊपर 3 पंखुड़ियां होती है वो इस टाइप की है वो पवन चक्कियां होती है। उसके बाद में और अपन बात करें तो अगली है अपनी प्रोपरलेस टाइप प्रकार की। किसके प्रकार की है, प्रोपरलेस टाइप प्रकार की है। और इसकी जो आरपीएम गति है स्टूडेंट्स, ये आरपीएम है 300 से 400 आरपीएम पर। कितनी है स्टूडेंट्स, 300 से 400 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट के अंदर 300 से 400 बार है ये घूम जाती है। अगला है अपना क्वेश्चन की बायोमास का ब्रिकेटिंग क्या है। क्या है स्टूडेंट्स, ब्रिकेटिंग, बायोमास का ब्रिकेटिंग क्या है और बायोमास के ब्रिकेट बनाने की वो प्रक्रिया को समझाना। ब्रिकेट क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रिकेट की मैं बात करूं जो अपना जैविक कचरा होता है, इस जैविक कचरे को है वो दबाकर उसके ऊपर संपीड़ित करके हेवी प्रेशर लगा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। क्या होता है, अपने जो चारा वगैरह होता है तो आजकल आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे टुकड़े चारे के वगैरह के आते रहते हैं। या ईंधन में जलाने इसका उपयोग है अपन पशु चारे के रूप में कर सकते हैं या ईंधन फ्यूल के रूप में है वो कर सकते हैं। तो अपना जो जैविक कचरा होता है इसको संपीड़ित करके इनको छोटे छोटे खांचों में जो टुकड़े होते हैं खांचों में बदलने की क्रिया होती है वो ब्रिकेटिंग कहलाती है। और जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ब्रिकेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्रिकेट के नाम से जानते हैं। तो ब्रिकेट नाम से तो आप है वो वाकिफ हो गए होंगे कि ब्रिकेट क्या होता है। तो ब्रिकेट होता है जैविक, ब्रिकेट क्या है, तो जो जैविक कचरा होता है उसको अधिक दाब पर संपीड़ित करके वो जो छोटे छोटे अपने टुकड़े बनाए जाते हैं, इतने बड़े होंगे जितने भी होंगे, ये अपशिष्ट बाइंडर को जोड़कर या उच्च घनत्व वाले फ्यूल ब्रिकेट में परिवर्तित करके एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स प्रदान कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं इस अपशिष्ट बाइंडर को जोड़कर उच्च घनत्व वाले जो फाइनल फ्यूल ब्रिकेट होते हैं उनमें परिवर्तित करके अपन इनको रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स मान सकते हैं। ब्रिकेटिंग की प्रक्रिया में अगर अपन बात करें ब्रिकेटिंग की प्रक्रिया, तो इसके प्रक्रिया में ब्लेंडर के साथ या उसके बिना कणों के द्रव्यमान पर दबाव डाला जाता है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो ब्रिकेटिंग है इस ब्रिकेटिंग की प्रक्रिया में ब्लेंडर के साथ या फिर उसके बिना कणों के
जो द्रव्यमान पर है वो दबाव डाला जाता है और इसके एक कॉम्प्लेक्स एग्रोमेट में बदल जाता है। जो अपना ब्रिक्वेटिंग है, इस प्रक्रिया में जो बेंडर होता है, जैविक अपशिष्ट होता है, उसके ऊपर अपन है वो दबाव डालकर है इसको किस में बदल देते हैं, कॉम्प्लेक्स एग्रोमेट में वो बदला जाता है। प्राप्त प्रोडक्ट ठोस ज्यामितीय रूप से या फिर खोखला सिलेंडर के रूप में होता है। जो यहाँ तो ज्यामितीय रूप में होगा, या फिर खोखला सिलेंडर के रूप में वो होगा, किसके रूप में होगा, खोखला सिलेंडर के रूप में होगा, खोखला सिलेंडर के रूप में होगा। यहाँ पे है वो अब अपन बात करते हैं ब्रिकेटिंग प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रिकेटिंग प्रोसेस की अपन है वो बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ब्रिकेटिंग प्रोसेस की, तो सर्वप्रथम कृषि अपशिष्ट एकत्रित करते हैं। ब्रिकेटिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो अपना जो जैविक अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, जो एग्रीकल्चर अपशिष्ट है, उसको इकट्ठा करेंगे तथा बाद में दबा कर वो साइज प्रदान करते हैं। उसके बाद में उसको दबा कर वो अपन साइज है वो प्रदान करेंगे। बाद में इसको सुखाया जाता है। उसके बाद में साइज प्रदान करने के बाद में वो इसको अपन है वो सुखाया जाता है। फिर अपन बात करें तथा उसके बाद में वो अपशिष्ट को ब्लेंडर के द्वारा वो मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, अपशिष्ट को है वो ब्लेंडर के द्वारा मिक्स करने का कार्य करते हैं। अपशिष्ट को मशीन में डालकर है वो कैप्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं, अपशिष्ट होता है उसको मशीन में डालकर है वो क्या करते हैं, कैप्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैप्यूएशन करते हैं तथा बाद में ये ठंडा करके अपन इसको संग्रहित कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, उसके बाद में इसको ठंडा करके अपन संग्रहित कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना ब्रिकेटिंग। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिकेटिंग है कितने प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूं ब्रिक्वेटिंग की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, अपन ब्रिक्वेटिंग की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। अपना जो ब्रिक्वेटिंग है ना, ब्रिक्वेटिंग है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन, यानी कि डायरेक्ट अपन इसके ऊपर दबाव डालेंगे, और जो दूसरा होगा वो होगा पायरोलिसिस कंप्यूकेशन। क्या होता है, पायरोलिसिस कंप्यूकेशन। अपन अगर डायरेक्ट कंप्यूकेशन की बात करें, डायरेक्ट कंप्यूकेशन की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है बेंडरलेस और बेंडरलेस प्रोसेस, और दूसरा होता है हाई बेंडर प्रोसेस। बेंडरलेस प्रोसेस और हाई बेंडर प्रोसेस, ये दो प्रकार का होता है। अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट कंप्यूटेशन ब्लेंडर की। किसकी बात करेंगे, जो डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड है। इस डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, तो कृषि अवशेषों को यांत्रिकरण से मूल सामग्री की तुलना में उच्च थोक घनत्व वाले ब्रिक्वेंट में मशीन के द्वारा यह संकुचित किया जाता है। इसमें किसमें करते हैं अपन, मशीन के द्वारा इसको संकुचित करते हैं। एज ए रिजल्ट संकुचित ईंधन की है वो कैलोरी फॉर्म वेट बढ़ जाती है। जो संकुचित ईंधन है उसकी जो कैलोरी फॉर्मेटिव वेट है वो है बढ़ जाता है। दूसरा है अपना ब्लेंडरलेस मेथड यूजिंग वेरी हाई प्रेशर। जो ब्लेंडरलेस मेथड है ये हाई प्रेशर पर है इसका यूज किया जाता है, यानी कि उच्च दाब पर है इसको प्रयोग में करते हैं। इस मेथड में बायोमास को सीधे लगभग 1200 से 1400 कितना 1200 से 1400 है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है अपन लगभग 1200 से 1400 अपन है वो दाब डालते हैं, किलोग्राम दाब डालते हैं। अवशिष्टों का संघनन आमतौर पर मशीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मशीन के द्वारा किया जाता है। ये सेड पॉइजन एक्सट्रैक्शन प्रकार की जाती है। ऐसे प्रेशर के तहत अवशेष लगभग है वो 1820 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा गर्म हो जाते हैं। 1820 डिग्री सेल्सियस तापमान तक है वो क्या हो जाते हैं, जो अपना दबाव है, जो अपना प्रेशर से जो अवशेष है वो गर्म हो जाते हैं और बहुत शुरू हो जाते हैं, बहना है वो लाइटली बहना शुरू हो जाते हैं और ब्लेंडर के रूप में कार्य करते हैं। अगला है अपना कंप्यूटेशन मेथड यूजिंग ब्लेंडर एंड प्रेशर। कौन सा है, कंप्यूटेशन मेथड यूजिंग ब्लेंडर एंड प्रेशर। इसकी अपन बात करें स्टूडेंट्स तो ये इस मेथड में बायोमास को आवश्यक बाध्यकारी शक्तियां प्रदान करने के लिए मोलसेस, लिग्नोसल्फाइड इत्यादि ब्लेंडर का उपयोग करके संकुचित किया जाता है। इस मेथड में क्या करेंगे स्टूडेंट, जो अपना बायोमास है, बायोमास को आवश्यक बाध्यकारी जो कारक है जैसे मोलसेस हो गया, लिग्नोसल्फाइड हो गया इत्यादि का अपन है वो प्रयोग करते हैं। अगला है पायरोलाइड ब्रिक्वेटिंग मेथड। क्या है, पायरोलाइड ब्रिक्वेटिंग मेथड। अगर अपन पायरोलाइड ब्रिक्वेटिंग मेथड की बात करें स्टूडेंट्स तो इसका पूरा नाम क्या है, PARO। क्या है, PARO की मैं बात करूं, पायरोलाइड
एग्यूलेट रेजिड्यू यूनिट है। क्या है? पायरुलाइट एग्यूलेट रेजिड्यू यूनिट। इस फ्यूल का विकास है वो केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी नई दिल्ली के द्वारा है किया गया। किसके द्वारा? केमिकल इंजीनियरिंग जो आईआईटी नई दिल्ली है इसके द्वारा करते हैं, और निर्माण बाधाओं को दूर करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? निर्माण बाधाओं को दूर करने के लिए वो विकल्प प्रदान करता है। और अपन बात करें बेसिक टेक्नोलॉजी में कार्बोनाइजेशन या पायरोलाइजेशन, बायोमास को नियंत्रित स्थितियों में तापमान लगभग 275 से 300 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। बेसिक टेक्नोलॉजी में कार्बोनाइजेशन, पायरोलाइसिस या बायोमास को नियंत्रित स्थितियों के तापमान 275 से 300 डिग्री सेल्सियस और फिर बिना ब्लेंडर के जार की ब्रिक्वेट शामिल है। और अपन बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें क्या होता है कि मोल्सेस, केलेज इत्यादि का उपयोग है वो ब्लेंडर के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है अपना 7वें का पहला कि जनता बायोगैस संयंत्र को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। जनता बायोगैस संयंत्र होता है, कौन सा होता है? जनता बायोगैस संयंत्र। ये जनता बायोगैस संयंत्र को अपन को चित्र के साथ में वो समझाना है। फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट के फायदे और नुकसानों के बारे में अपन को है वो बताना है। अगर अपन बात करें जनता बायोगैस प्लांट की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? जनता बायोगैस प्लांट की बात करें तो जनता बायोगैस प्लांट क्या होता है कि सर्वप्रथम वर्ष 1978 के अंदर, कब? 1978 के सर्वप्रथम है वो 1978 के अंदर है लखनऊ के फ्लोटिंग रिसर्च एंड एक्शन डिवीजन के द्वारा विकसित किया गया। जो जनता बायोगैस संयंत्र है, जनता बायोगैस संयंत्र का विकास 1978 में, कब? 1978 में है वो लखनऊ के फ्लोटिंग रिसर्च एंड एक्शन डिवीजन किया द्वारा है वो किया गया था। चाइनीज फिक्स्ड डैम बायोगैस प्लांट का एक विकसित रूप है। जो अपना चाइनीज फिक्स्ड डैम बायोगैस संयंत्र होता है, चाइनीज फिक्स्ड डैम बायोगैस संयंत्र या प्लांट का क्या होता है? एक विकसित रूप है वो जनता बायोगैस है। जनता बायोगैस प्लांट की नींव भूमिगत गर्त में उसकी तली पर लेवल किए गए हैं। जो भूमिगत गर्त होते हैं यानी कि जो भूमिगत गड्ढे होते हैं उनके तली पर है वो लेवल किए गए हैं, ग्राउंड पर रखा जाता है। ये पैक अथवा उसके साथ साथ है वो डाइजेस्टर बोल को है वो बोझ अपने ऊपर वहन करती है। ये क्या करती है? डाइजेस्टर बोल का जो बोझ है यानी कि जो वजन है उसके ऊपर वहन करती है। डाइजेस्टर के बेलनाकार आकार में ईंट और सीमेंट का बना होता है। जो डाइजेस्टर होता है वो बेलनाकार आकार के अंदर ईंट और सीमेंट का बना होता है। ये गोबर को अपने अंदर बायोगैस उत्पन्न होने के समय तक है वो रोके रखता है। फलस्वरूप डाइजेस्टर में पंख से है वो बायोगैस उत्पादित हो जाती है। गैस संग्रह गैस स्थान में होता है। कहाँ पर होता है? गैस का संग्रह है वो गैस स्थान में होता है। जो डोम और डाइजेस्टर के बीच में प्लॉट का एक अभिन्न अंग होता है। जो गैस संयंत्र होता है वो डोम और डाइजेस्टर के बीच में प्लॉट का एक अभिन्न अंग होता है। डोम की संरचना गैस स्थान के ऊपर होती है। डोम भाग आउटलेट पाइप फिक्स होती है। जो डोम के अंदर आउटलेट पाइप होती है वो फिक्स होती है। आउटलेट पाइप वो होती है जो गैस को है वो गैस संयंत्र से बाहर ले जाने का कार्य करती है। ये इस प्रकार का है अपना, ये है वो अपना जो भी है इसके अंदर वो ये यहाँ पर स्लैक्स या पंख वगैरह भरा रहता है। ये इधर से डाइजेस्टर है। ये इनलेट गैस जो गैस है ये गैस का पाइप हो गया। इधर ये गैस का वॉल बना होता है, इस साइज का बना होता है। अब अपन देखते हैं फिक्स्ड डोम जो अपना डाइजेस्टर है इसके क्या क्या लाभ है। फिक्स्ड डोम डाइजेस्टर के लाभ देखते हैं। क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? जो अपना फिक्स्ड डोम डाइजेस्टर है इसके क्या क्या लाभ है, इसके अपन को बेनिफिट कौन कौन से होते हैं उसकी अपन बात करते हैं। किसी का भी चाहे पूछे एग्जाम के अंदर, चाहे चाइनीज पूछे, चाहे जनता डोम डाइजेस्टर पूछे या फिक्स्ड डोम डाइजेस्टर पूछे, उसके लाभ, उसकी हानियां और इसका महत्व अपन को जरूर लिखना है। लागत कम होती है। जो अपना फिक्स्ड डोम डाइजेस्टर है इसकी लागत कम होती है क्योंकि यह केवल सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर स्टील का प्रयोग नहीं करते हैं। अधिक समय तक चल सकता है। ये है जो अधिक समय तक है वो चलता है। उसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें कोई चल भाग नहीं होता, सब है वो फिक्स्ड होते हैं, चल भाग इसमें नहीं होता है। अंत मरम्मत लागत भी क्या आती है? कम आती है। और अपन बात करें तो फ्लोटिंग डोम अधिक गैस उत्पादन करता है। क्या करता है? जो अपना फ्लोटिंग डैम होता है वो अधिक गैस उत्पन्न करता है। भूमिगत संयंत्र है अतः हीट इंसुलेशन अच्छा होता है। ये क्या होता है? भूमि के अंदर गर्त खोदकर या
एक गड्ढा खोदकर बनाया जाता है, तो इसके अंदर हीट इंसुलेशन है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। दिन व रात में समान गैस उत्पादन होता है। दिन के समय और रात के समय है वो समान रूप से गैस का उत्पादन होता है। अगर अपन इसके हानियों की बात करें स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेज कौन कौन से, तो इसके लिए दक्ष कारीगरों की आवश्यकता होती है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं। इसके लिए वो दक्ष कारीगरों की आवश्यकता रहती है। गैस दाब बदलता रहता है, गैस का जो प्रेशर है वो बदलता रहता है। और अपन बात करें स्टूडेंट्स, मल झाग से वो समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि इससे वो विलोडक का कोई प्रबंधन नहीं होता है, क्योंकि मल झाग के अंदर कोई भी विलोडक का है वो कोई प्रबंधन नहीं होता है, यानी कि झाग को मिटाने वाला कोई भी इसका प्रबंधन नहीं होता है, इसलिए इसमें वो मल झाग की समस्या रहती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोग क्या क्या है। सोलर एनर्जी उसके अनुप्रयोग क्या क्या है, उसके साथ में फोटोवोल्टिक सेल का कार्य सिद्धांतों को अपन को लिखना है। अगर अपन सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन की बात करें तो पहला है आवासीय भवन का तापमान और शीतलन। जो अपना आवासीय भवन है उसको तापमान बढ़ाने के लिए और उसको ठंडा करने में सहायक है। सौर जल तापन, कृषि एवं पशु उत्पादों को सुखाना, समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा नमक उत्पादन, समुद्री जल के जो वाष्पीकरण होता है उससे नमक उत्पादन करना। सोलर कुकर हो गए, पानी पंप करने के लिए सोलर ऊर्जा हो गई, पानी को पंप करने के लिए सोलर ऊर्जा हो गई। सौर शीतलन हो गया, सौर विद्युत ऊर्जा उत्पादन हो गई। सौर फोटोलाइटिक सेल जिसका उपयोग है अपन बिजली के लिए किया जाता है। और सौर मिट्टियाँ ये हो गए। सोलर एनर्जी है उसके अपने कौन कौन से कार्य है वो हो गया। अगला क्वेश्चन है गैसीफायर का विस्तार से वर्णन कीजिए। हमने जो गैसीफायर होता है स्टूडेंट, क्या होता है गैसीफायर का विस्तार से वर्गीकरण कीजिए तथा स्वच्छ चित्र की सहायता से आउटड्राफ्ट गैसीफायर, एक चित्र के माध्यम से आउटड्राफ्ट गैसीफायर कार्य प्रणाली को है वो अपन को बताना है। गैसीफायर क्या होता है उसको बताना है और अपन को चित्र के द्वारा है अपन का जो अपड्राफ्ट गैसीफायर होता है अपड्राफ्ट गैसीफायर को समझाना है। अगर मैं बात करूं गैसीफायर क्या होता है, गैसीफायर एक प्रकार का उपकरण होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो गैसीफायर होता है वो क्या होता है, उपकरण होता है, ये ध्यान रखना है। और अपन बात करें तो जिसके अंतर्गत बायोमास के भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसों का उत्पादन किया जाता है। गैसीफायर क्या होता है, एक उपकरण होता है और इस उपकरण के अंदर क्या होता है कि बायोमास के भौतिक और रासायनिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा, जो बायोमास होता है गैसीफायर के अंदर बायोमास की रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा, भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा है जो विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसों का है वो उत्पादन किया जाता है। गैसीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न चरण है वो आते हैं, ईंधन अपघटन, ताप अपघटन, दहन और अपचयन। गैसीफायर के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया आती है, पहले ईंधन अपघटन होगा, फिर ताप अपघटन पायरोलाइसिस होगा, फिर उसका दहन होगा और फिर क्या होगा, अपचयन होगा। ये इस प्रकार का है वो बना होता है। इसमें यहाँ से वायु प्रवेश करती है, ये वर्ज्य पदार्थ होता है, TAR होता है, मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें होती है। गैसीफायर उत्पाद, अगर अपन उत्पाद की बात करें तो बायोमास की उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए वो किया जाता है। जो अपना बायोमास होता है उसको उपयोगी ऊर्जा में बदलने की 3 विधियां हैं। एक तो है प्रत्यक्ष दक्ष यानी कि डायरेक्ट यूनिट, एक है ऊष्मीय रासायनिक परिवर्तन यूनिट और अगली है बायो रासायनिक परिवर्तन। डायरेक्ट प्रत्यक्ष दक्षण, ऊष्मीय रासायनिक परिवर्तन और बायो रासायनिक परिवर्तन, ये 3 प्रकार की है वो होती है। अब अपन देखते हैं गैसीफायर के लाभ। अब कौन कौन से गैसीफायर होता है, इसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, इन एडवांटेज की अपन है वो बात करने वाले हैं। एडवांटेज की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो इसका निर्माण है वो बहुत सुंदर ढंग से होता है, सुदृढ़ ढंग से होता है। कैसे, जो गैसीफायर है इसका निर्माण बहुत ही सुदृढ़ ढंग से होता है। इसका अनुरक्षण पोषण बहुत सरल होता है, अनुरक्षण है और पोषण होता है वो बहुत ही सरल होता है। इसका प्रचलन बहुत आसान है, गैसीफायर का प्रचलन बहुत ही विश्वसनीय है। और गैसीफायर के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होता है। एक तो होता है गैस प्रवाहित होने की दिशा, पहला कौन सा है, गैस प्रवाहित होने की दिशा। गैस प्रवाहित होने की दिशा के आधार पर, होने की जो दिशा है गैस प्रवाहित होने की दिशा, इसके आधार पर। दूसरा अपन वर्गीकरण देखें तो है गैसीफायर की क्षमता के अनुसार। दूसरा वर्गीकरण क्या है कि गैसीफायर की क्षमता कितनी है उसके अनुसार वर्गीकरण किया गया है।
तीसरा इसका वर्गीकरण किया गया संस्तर के अनुसार। किसके अनुसार? संस्तर के अनुसार है वो वर्गीकृत किया गया है। अगर अपन स्टूडेंट्स बात करें प्रवाहित होने की दिशा, तो ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है उद्धर उपप्रवाह, अधोप्रवाह और अनुप्रस्थ प्रवाह। उद्धर उपप्रवाह क्या होती है? इसमें जो वायु प्रवाह है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अधोप्रवाह में क्या होता है? ऊपर से है वो वायु नीचे की ओर आती है। और अनुप्रस्थ प्रवाह में वायु है वो ऐसे समकक्ष चलती है, समांतर चलती है। फिर समता के आधार पर बात करें तो समता के आधार पर गैसीफायर 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं सॉरी। पहला गैसीफायर होता है वो लघु गैसीफायर होता है। और अगर अपन लघु गैसीफायर की बात करें स्टूडेंट्स, तो लघु गैसीफायर की जो क्षमता होती है वो 10 किलोवाट होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? लघु गैसीफायर की क्षमता 10 किलोवाट होती है। उसके बाद में अपन बात करें तो मध्यम गैसीफायर होता है। और अगर अपन मध्यम गैसीफायर की बात करें तो 50 किलोवाट होता है। कितना होता है? 50 किलोवाट क्षमता होती है। दीर्घ गैसीफायर की बात करें तो 50 से 300 किलोवाट होती है। दीर्घ गैसीफायर की क्षमता कितनी होती है स्टूडेंट्स? 50 से 300 किलोवाट की होती है। कितनी होती है? 50 से 300 किलोवाट की होती है। और अपन बात करें अति दीर्घ गैसीफायर की, अति दीर्घ गैसीफायर की बात करें तो इसकी क्षमता होती है वो 300 किलोवाट से भी क्या होती है स्टूडेंट्स? अधिक होती है। फिर संस्तर के आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड बेड गैसीफायर जो फिक्स्ड होता है। उसके अलावा बात करें तो दूसरा होता है वो होता है फ्लूइडाइज्ड बेस्ड गैसीफायर। क्या? फिक्स्ड बेस्ड गैसीफायर और फ्लूइडाइज्ड बेस्ड गैसीफायर, ये होता है गैसीफायर के प्रकार। आउट ड्राफ्ट का सब चित्र के साथ में वो वर्णन है। अप ड्राफ्ट गैसीफायर है उसका अपन ने चित्र के साथ में इसका वर्णन कर रहे हैं। तो अप ड्राफ्ट गैसीफायर को अपन ने वो ऊर्ध्वाधर प्रवाह गैसीफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अपन ऊर्ध्वाधर प्रवाह गैसीफायर बोल रहे थे उसको भी अप ड्राफ्ट गैसीफायर है वो बोला जाता है। अगर अपन बात करें अप ड्राफ्ट गैसीफायर की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? अपन अगर अप ड्राफ्ट गैसीफायर की बात करें तो इसमें वायुदान क्षेत्र के नीचे से प्रवाहित होकर उत्पादित गैस ऊपर की से निकलती है। क्या होता है? अप ड्राफ्ट में क्या होता है? जो वायुदान गैस होती है वो नीचे से प्रवाहित होती है और उत्पादित गैस है वो ऊपर से निकलती है। ये इस प्रकार देखो, ये यहाँ नीचे से गैस है वो प्रवाहित होती है और जो उत्पादन गैस है वो यहाँ से है वो प्रवाहित की जाती है बाहर। ओके, इस प्रकार की गैसों में कोई भी राख, तार अथवा जल वाष्प है वो नहीं होते हैं। इससे प्रोड्यूसर गैस ही मिलती है। जो अप ड्राफ्ट होता है इससे डायरेक्ट अपन को प्रोड्यूसर गैस है वो मिलती है। ये इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इसको आप देख लो एक बार। अपना है वो एक है वो पेपर सॉल्यूशन हो गया है। अब अपन करते हैं सेकंड पेपर सॉल्यूशन के बाद में। तो ये अपना पेपर सॉल्यूशन है 2021-22 का पेपर सॉल्यूशन है। अपन ने 22-23 का पेपर सॉल्यूशन है वो कर लिया है। अब अपन बात करने वाले हैं 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? अपना जो 2021-22 है, इस 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की है वो बात करने वाले हैं। इस 21-22 के पेपर सॉल्यूशन की अगर अपन फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें, पहली डेफिनेशन है अपनी सौर स्थिरांक या कांस्टेंट या सौर स्थिरांक क्या होती है उसकी अगर अपन बात करें तो प्रति इकाई क्षेत्र में किरण की दिशा के लंबवत सौर ऊर्जा प्रवाह के घनत्व के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। सौर स्थिरांक क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में जो सूर्य की किरण आती है इस दिशा के लंबवत सौर ऊर्जा के प्रवाह के घनत्व होता है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। और अगर मैं बात करूं सौर स्थिरांक की, इसकी बात करूं स्टूडेंट्स, सौर स्थिरांक मान की बात करूं, सौर स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है? तो लगभग 13067 होती है। कितनी होती है? 1367 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर होती है। कितनी होती है? जो अपना सौर स्थिरांक होता है उसकी अगर अपना वैल्यू की बात करें स्टूडेंट्स तो लगभग 1367 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर है वो होती है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड अपना जो है डेफिनेशन वो है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस। प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस के बारे में अपन ने वो पिछले पेपर के अंदर पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से अपन पढ़ लेते हैं कि वह पदार्थ जो बायोमास को हवा की कमी और आर्द्रता की एक नियंत्रित मात्रा के साथ में जलाने से उत्पन्न होती है। बायोगैस वो पदार्थ होते हैं जो बायोमास को उत्पादक गैस या प्रोड्यूसर गैस क्या होती है कि वह पदार्थ जो बायोमास को है जो हवा की कमी या आर्द्रता की एक नियंत्रित मात्रा के साथ में जलाने से वो उत्पन्न होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होती है प्रोड्यूसर गैस। उसके बाद में अपन बात करें स्टूडेंट्स
कि पायरोलाइसिस क्या होता है। अगला क्या है, ताप विघटन या पायरोलाइसिस, ताप विघटन। अगली अपनी डेफिनेशन है ताप विघटन क्या होता है, यहाँ पायरोलाइसिस क्या होता है। थर्मोलाइसिस का एक रूप होता है, पायरोलाइसिस है ये एक थर्मोलाइसिस का एक रूप होता है और इसे थर्मल अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित करते हैं स्टूडेंट्स, थर्मल अपघटन। किसके रूप में, थर्मल अपघटन के रूप में वो परिभाषित किया जाता है। एक सामग्री ऑक्सीजन या किसी प्रकार के अभिकर्मक की अनुपस्थिति में से वो गुजरती है। ये सामग्री होती है जिसमें ऑक्सीजन या किसी पदार्थ की अनुपस्थिति से है वो गुजरती है। अगला है सौर कुकर, सोलर कुकर क्या होता है, सौर कुकर या सोलर कुकर। सौर कुकर या सोलर कुकर की मैं बात करूं तो सोलर कुकर का उपयोग अपन ने वो, सोलर कुकर क्या होता है कि एक कंटेनर या एक उपकरण होता है। क्या होता है, ये एक कंटेनर होता है। सोलर कुकर एक कंटेनर या एक उपकरण होता है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और भोजन को गर्म करने और पकाने में मदद करता है। सोलर कुकर होता है जो एक कंटेनर या उपकरण होता है जो सौर ऊर्जा को है वो अवशोषित करता है, भोजन को गर्म करने और पकाने में मदद करता है। उसके बाद में अपन बात करें कि अगला है अपना पवन चक्की, विंड मिल या पवन चक्की क्या होती है। विंड मिल या पवन चक्की की अपन डेफिनेशन है वो पिछली क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि वह मशीन जो हवा या पवन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सी, ऐसी मशीन जो हवा या जो पवन की ऊर्जा होती है उसको है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर है वो परिवर्तित करती है और हमेशा ये दक्षिणावर्त घूमेगी। कैसे घूमेगी स्टूडेंट्स, जो अपनी पवन चक्की होती है ये दक्षिणावर्त घूमती है। कैसे घूमती है, पवन चक्की हमेशा ही दक्षिणावर्त है वो घूमेगी। उसके बाद में अपना जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में अपन को बताना है कि नवीनीकरण ऊर्जा और गैर नवीनीकरण ऊर्जा क्या होती है। क्या है क्यों स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि नवीनीकरण एनर्जी और जो गैर नवीनीकरण ऊर्जा होती है वो क्या होती है। नवीनीकरण ऊर्जा की बात करें तो ये प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है ये प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं और जो गैर नवीनीकरण होते हैं ये प्राथमिक स्रोत होती है। गैर नवीनीकरण ऊर्जा होती है ये प्राथमिक स्रोत होती है, जबकि नवीनीकरण होती है ये प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत की अपन बात करें तो प्राकृतिक स्रोत में शीघ्र से इनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, इनकी वो शीघ्रता से पुनः प्राप्ति की जाती है, जबकि गैर नवीनीकरण का उपयोग करने पर उनकी पुनः पूर्ति है वो नहीं की जा सकती। ये अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा अपन बात करें तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा ये नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, जबकि कोयला, गैस, तेल, यूरेनियम वगैरह होते हैं ये गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। उसके बाद में अपन बात करें तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत असीमित मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होते हैं ये असीमित मात्रा में होते हैं, जबकि गैर नवीनीकरण होते हैं ये सीमित मात्रा के अंदर है वो स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स की गैसीफायर, स्तर तल गैसीफायर और द्रवीकृत तरल गैसीफायर में क्या अंतर है। स्तर तल गैसीफायर और द्रवीकृत तरल गैसीफायर में अपन को है वो अंतर बताना है। स्तर तल गैसीफायर की मैं बात करूं तो इसकी जो संरचना होती है, किसकी, स्तर तल गैसीफायर की संरचना होती है ये एक परत के में ऊपर से डाला जाता है। इसमें जो स्तर तल गैसीफायर में जो ईंधन है, फ्यूल है, वो एक परत से ऊपर से वो डाला जाता है, जबकि द्रवीकृत में ईंधन एक द्रव की तरह गतिशील बिस्तर में वो फैलाया जाता है। जो गति होती है वो स्तर तल ईंधन स्तर रहता है, स्तर तल गैसीफायर में ईंधन होता है वो स्तर रहता है, केवल गैस ऊपर की ओर जाती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, केवल गैस है वो ऊपर की ओर जाती है। द्रवीकृत तरल गैसीफायर की बात करें तो ईंधन कण वायु या भाप के द्वारा ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्तर तल में ईंधन होती है वो स्तर रहती है, जबकि द्रवीकृत तरल गैसीफायर में ईंधन है वो ऊपर नीचे होती रहती है। अगर अपन तापमान की बात करें तो तापमान होता है वो स्तर तल में तापमान होता है असमान रहता है, जबकि द्रवीकृत जो तल गैसीफायर होता है तो इसमें तापमान होता है वो समान रहता है। इनके जो दहन क्षमता होती है वो स्तर तल की दहन क्षमता होती है अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि द्रवीकृत की जो दहन क्षमता होती है वो अधिक बेहतर होती है, अधिक और क्या होती है, बेहतर होती है। उसके बाद में अपन बात करें प्रयोग की तो छोटे पैमाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो स्तर तल गैसीफायर होता है उसका उपयोग अपन छोटे पैमाने के लिए करते हैं, जबकि जो द्रवीकृत होता है उसका उपयोग अपन बड़े पैमानों के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए वो करते हैं। इसकी जो रखाव होता है वो जटिल होता है, जबकि स्तर तल गैसीफायर का रखाव होता है वो सरल होता है।
ये अपन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सौर जल हीट के बारे में। किसके बारे में? सौर जल हीट। अपन को बताना है स्टूडेंट्स कि जो अपना सौर जल हीट होता है, ये सौर जल हीट क्या होता है, इसके बारे में अपन को वो व्याख्या करनी है। तो अगर मैं बात करूं सौर जल हीट, तो ये एक इकाई में काला किया हुआ सपाट प्लेट धातु संग्राहक होता है। क्या होता है कि एक इकाई में काला किया हुआ सपाट धातु संग्राहक होता है, जिससे सूर्य की सामान्य दिशा की ओर मुख करके वो एक संबंध में धातु ट्यूब होती है। जो सूर्य की जो सामान्य दिशा होती है उसकी ओर मुख करते हुए एक धातु की है वो नली लगी रहती है, ट्यूब लगी रहती है। प्लेट संग्रह के ऊपर एक पारदर्शी कांच का आवरण होता है। जो अपनी प्लेट संग्रह होती है इसके ऊपर एक पारदर्शी कांच का वो आवरण लगा रहता है, और ऊपर नीचे की ओर थर्मल इंसुलेशन की एक परत होती है। नीचे की ओर एक थर्मल इंसुलेशन की परत होती है। संग्रह की धातु ट्यूबलिन का एक पाइप के द्वारा इंसुलेटेड टैग से जुड़ी रहती है, जो बादल वाले दिनों में गर्म पानी को संग्रहित करती है। और अपन बात करें कि कलेक्टर सौर विकिरणों को अवशोषित करता है। जो कलेक्टर होता है वो सौर विकिरणों को अवशोषित करता है और गर्मी के गुरुत्वाकर्षण या पंप द्वारा है वो ट्यूबिका के माध्यम से परिसंचारी पानी के स्थानांतरित करता है। पानी गर्म करने पर यह प्रणाली आमतौर पर होटल, जो पानी गर्म करने की जो ये प्रणाली है, होटल, गेस्ट हाउस, पर्यटक बंगले, अस्पताल, घरेलू औद्योगिक इकाइयों के उपयोग के लिए की जाती है। इसमें मुख्य रूप से शामिल होती है छत पर है वो स्थापित कर एक थर्मल पैनल लगाते हैं। इसमें कौन कौन से शामिल होती हैं? तो छत पर स्थापित करने के लिए एक थर्मल पैनल होता है। और अपन बात करें तो गर्म पानी को स्टोर करने के लिए एक टैंक होता है। सहायक उपकरण होते हैं, जैसे कलेक्टर से वो सौर ऊर्जा को टैंक तक ले जाने के लिए एक परिचालक पंप होता है और एक थर्मल रेगुलेटर लगा रहता है। ये इसके वो मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? घटकों की बात करें तो छत पर स्थापित एक थर्मल पैनल होगा, गर्म पानी को स्टोर करने के लिए एक टैंक होगा, और सहायक उपकरण होता है जैसे कलेक्टर से जो सौर ऊर्जा होती है कलेक्टर कलेक्ट करता है, तो कलेक्टर से सौर ऊर्जा को टैंक तक ले जाने के लिए एक परिसंचालन पंप होगा, जो एक थर्मल रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। जो छोटी क्षमता वाले घरेलू सौर जल हीटर होते हैं उनको सरल डिजाइन में वो उपलब्ध होती है अपन को, जिसमें कलेक्टर और भंडारण टैंक के कार्यों को एक इकाई में जोड़ा जाता है। सौर जल तापन प्रणालियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक परिसंचरण प्रणाली और जबरन परिसंचरण प्रणाली। जो अपना सौर जल माप तापन की प्रणाली होती है, इनको दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक परिसंचरण प्रणाली और जबरन परिसंचरण प्रणाली। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि पवन चक्की के घटक बताने। क्या बताने अपन को स्टूडेंट्स? पवन चक्की के घटक बताने। पवन चक्की की बात करें तो पवन चक्की वह मशीन होती है जो हवा की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो बदलती है। उसके अलावा अपन इसके कंपोनेंट्स की बात करें, घटकों की बात करें, तो ये वायु की रेख की गति को है पंखे की घूर्णीय गति में बदलती है। जो वायु की रेख की गति होती है इसको है वो पंखे के माध्यम से घूर्णीय गति के अंदर बदलती है। ये दो प्रकार की होती हैं, वर्टिकल एक्सिस टाइप विंड मिल्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप विंड मिल्स। वर्टिकल एक्सिस टाइप विंड मिल्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप विंड मिल्स, इनका आप है वो स्क्रीनशॉट प्रकार का वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पिछले पेपर के अंदर इसका अपन ने व्याख्या की थी। अगर अपन अब इसके बात करें कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट्स घटक है वो होता है टावर। क्या होता है स्टूडेंट्स? टावर होता है। टावर होता है टावर। अगर अपन टावर की बात करें तो ये एक संरचना होती है। टावर क्या होती है? एक संरचना होती है जिस पर पंखा विंड मिल प्रणाली लगी होती है, जिस पर विंड मिल प्रणाली है वो लगी रहती है। ये तीन प्रकार के होता है। पहला है रेनफोर्स काउंटर्स। उसके अलावा बात करें तो पोल टावर, बिल्ट अप टावर और ट्रस टावर। ये चार प्रकार के वो टावर होते हैं। उसके अलावा बात करें तो अगला अपना जो कंपोनेंट्स है वो है हेड। क्या है स्टूडेंट्स? हेड। हेड की मैं बात करूं तो ये रोटर और सापट हेतु एक फ्रेम प्रदान करता है। जो हेड होता है वो हेड रोटर तथा सापट के लिए वो एक फ्रेम है वो प्रदान करता है। ये सवत सुरक्षा उच्च हवा गति के समय वो मुख्य पुश से रोटर को अनब्लॉक करते हैं। यह है वो सवत सुरक्षा करने का कार्य करता है। जब हवा की गति उच्च होती है उस समय ये पुश से वो रोटर को क्या कर देते हैं? अनब्लॉक कर देते हैं। उसके अलावा अगला है अपना तीसरा कंपोनेंट है वो है रोटर। कौन सा है? रोटर।
अगर मैं रोटर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये एक यूनिट है। रोटर क्या है? एक यूनिट है जो अपनी एक्सिस पर हवा को साथ घूमती है। रोटर है एक यूनिट है जो अपने एक्सिस के साथ में है, हवा के साथ में घूमती है। रोटर स्टिमुलेट स्कोप रिंग्स क्लैंप्स से मिलकर है वो बनी होती है। रोटर होती है जो रोटर स्टेबल स्कोप विंग्स क्लैंप से है वो मिलकर बनी होती है। यह दो प्रकार का होता है। रोटर होता है वो दो प्रकार का होता है। हॉरिजेंटल एक्सिस टाइप जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, हॉरिजेंटल एक्सिस टाइप रोटर, और दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस टाइप रोटर। उसके बाद में अपना जो तीसरा चौथा कंपोनेंट आता है वो आता है ट्रांसमिशन। क्या आता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन 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 की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रांसमिशन है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जो अपना ट्रांसमिशन घटक होता है विंड मिल का, ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है क्रैंक टाइप, फिर होता है बिवल्ट गियर, और फिर होता है गियर बॉक्स। कितने प्रकार का होता है? तीन सब प्रकार का होता है, क्रैंक टाइप का, बिवल गियर का और गियर बॉक्स का। अगर अपन बात करें क्रैंक टाइप की, तो इसमें रोटर के द्वारा निर्मित रोटेशनल को रेसिपर कंटिंग मोशन में वो परिवर्तित किया जाता है। दूसरा अपन बात करें बीवल गियर की, तो इसमें बीवल गियर इस्तेमाल पावर के जो वेटिलाइजेशन है वो किया जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? जो बीवल गियर होता है, बीवल गियर में इस्तेमाल पावर के वेटिलाइजेशन में इसका अपन उपयोग करते हैं। अगला है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें एक गियर बॉक्स होता है जो सापट की कम गति को लेस देन सेवलेन को, जो सापट की गति होती है उसको लेस देन 80 सेवलम को है उच्च गति की 100 रिव्यू टैंक पर है वो घुमाने का कार्य करती है, परिवर्तित करती है। उसके बाद में आता है पंप। पंप होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। जो अपना इसके अंदर पंप लगा होता है, विंड मिल का घटक होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। रेसिप्रोकेटिंग टाइप के और रोटेट प्रकार के ये पंप होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि दीन बंधु बायोगैस संयंत्र का एक स्वच्छ चित्र के साथ में वर्णन कीजिए। किसका चित्र बनाना है? दीन बंधु बायोगैस संयंत्र। जो अपना दीन बंधु बायोगैस संयंत्र है, दीन बंधु बायोगैस संयंत्र, इस दीन बंधु बायोगैस संयंत्र के बारे में अपन को है वो बताना है। अपन बात करें अगर स्टूडेंट दीन बंधु बायोगैस संयंत्र की, किसकी बात कर रहे हैं? दीन बंधु बायोगैस संयंत्र की। दीन बंधु बायोगैस संयंत्र यह एक प्लॉट फिक्स डॉम प्रकार का है। कौन सा होता है? ये फिक्स डॉम प्रकार का बायोगैस संयंत्र है। फिक्स्ड डॉम प्रकार, फिक्स्ड डैम प्रकार का, डॉम प्रकार का वो बायोगैस संयंत्र होता है। जो दीन बंधु बायोगैस संयंत्र होता है ये फिक्स्ड डॉम प्रकार का बायोगैस संयंत्र होता है। इसका विकास है वो एक्शन फूड प्रोडक्शन नई दिल्ली के द्वारा किया गया। दीन बंधु का विकास किसने किया था? इसका विकास है वो एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली है उसके द्वारा विकसित किया गया है दीन बंधु बायोगैस संयंत्र। और जो दीन बंधु बायोगैस संयंत्र होता है ये निम्न लागत वाला बायोगैस प्लांट है। कौन सी लागत वाला? निम्न लागत का। कम लागत का है निम्न लागत का है ये बायोगैस संयंत्र होता है, कम लागत का होता है। इसका सिद्धांत जनता मॉडल के समान होता है। किसके समान होता है? जो अपन जनता मॉडल पढ़ते हैं उस जनता मॉडल के समान ही है इसके लगभग सिद्धांत होता है। अंतर केवल इनलेट मार्ग और डाइजेस्टर बनावट में है। किसमें? जनता मॉडल और दीन बंधु मॉडल में अंतर की बात करें तो इसमें केवल इनलेट मार्ग और जो डाइजेस्टर संयंत्र होता है उसमें वो बनावट में अंतर होता है। संयंत्र की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो संयंत्र की फाउंडेशन एक गोलाकार शेष खेड़ आकार की होती है। जो संयंत्र होता है, संयंत्र की संरचना होती है वो गोलाकार, और जो कैसी होती है? शेष होती है वो खेड़ आकार की होती है। कैसे होती है? खेड़ आकार की होती है। ये इस प्रकार का है वो अपना दीन बंधु गैस संयंत्र होता है। कैसा होता है? इस प्रकार का है वो अपना स्टूडेंट्स दीन बंधु गैस संयंत्र होता है। उसके अलावा अपन बात करें आगे संयंत्र, तो इसका आकार परिधि पर क्या होता है? डोम के आकार का होता है और डाइजेस्टर बनाया जाता है। परिधि की और डोम के आकार का डाइजेस्टर बनाया जाता है। इसके आधार पर व्यास उसके लगभग बराबर होता है। जो आधार होता है, आधार के ऊपर व्यास होता है वो लगभग बराबर होता है। और अपन बात करें दीन बंधु गैस संयंत्र की, तो ये जनता मॉडल के समान होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। आकार के ऊपरी भाग की पिंडो होती है वो ओपनिंग पेटी होती है जिसमें जो अपन सैलेवरी पाचन के पश्चात की जाती है। जो इसका ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग की जो विंडो होती है वो ओपनिंग प्रकार की होती है जिसके अंदर कोई भी अवपंग होता है उसका पाचन हो जाता है। उसके बाद में इसका एकत्रित किया जाता है।
पाचन के बाद में जो अपना ओपन होता है इसको है वो पोर्टेशन में आ जाता है और यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। डोम के शीर्ष पर एक गैस आउटलेट पाइप फिक्स होता है। जो डोम का शीर्ष भाग होता है वहां पर गैस आउटलेट पाइप है वो फिक्स्ड होता है। अगला क्वेश्चन है अपना सौर आसवन क्या होता है। क्या स्टूडेंट्स सौर आसवन क्या होता है? क्वेश्चन क्या है, सौर आसवन क्या होता है? साधारण बेसिन वाले सौर आसवन को विस्तृत सचित्र वर्णन कीजिए। सौर आसवन क्या होता है और सौर आसवन को अपन को है वो सचित्र है वो वर्णन करना है। सौर आसवन की बात करें स्टूडेंट्स अपन तो सौर आसवन का उपयोग है वो बड़े जलाशयों में खारे पानी को है वाष्पित करने के लिए किया जाता है। जो अपना सौर आसवन होता है ये सौर आसवन का उपयोग अपन कहाँ करते हैं? तो सौर आसवन का उपयोग है अपने वो जलाशय होते हैं ना, कौन से जलाशय जहाँ पर जल है वो रहता है, जलाशय होते हैं, उन जलाशय से वो खारे पानी को है वाष्पित करने के लिए अपन सौर आसवन का वो प्रयोग करते हैं। और अपन बात करें सौर आसवन की तो सौर आसवन में वाष्प एक पारदर्शी छत पर है वो संघनित होता है। और क्या होता है इस सौर वाष्पित में वाष्प होता है, सौर आसवन में एक वाष्प होता है वो एक पारदर्शी जो परत होती है उसके ऊपर संघनित होता है। किंतु संघनन के दौरान छत पर पानी की एक पतली परत बन जाती है जो जलाशय में प्रवेश करने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को वांछित करती है, जिससे सिस्टम की दक्षता है वो कम हो जाती है। क्या होता है आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये अपना है सौर आसवन। सौर आसवन क्या है, यहाँ पर अपना जलाशय है वो खारा पानी का जलाशय है और यहाँ पर अपने वो एक आवरण लगा दिया। इधर ये गिलास का आवरण है और सौर की किरणें आ रही है, इसको ये गर्म करता है और यहाँ से वाष्प होती है। यहाँ पर एक परत पतली परत बन जाती है। इस परत के कारण जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये अपन को वो ध्यान रखना है। ये हो गया अपने इसका स्ट्रक्चर, सौर आसवन की स्ट्रक्चर। अगला अपना क्वेश्चन है सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली। सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली क्या है? सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली, वोल्टाइक प्रणाली। सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली क्या है? सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली का अनुप्रयोग अपन को अनुप्रयोग को है वो समझाना है। सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली के अनुप्रयोग को समझाना है। तो सौर विकिरण को सीधे विद्युत शक्ति में बढ़ाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो सौर विकिरण होती है, सौर विकिरण को सीधे ही है वो विद्युत शक्ति के अंदर है वो बढ़ाया जाता है। जो युक्ति ये कार्य करती है उसे सौर फोटोवोल्टाइक कहते हैं। सौर विकिरण को सीधे ही विद्युत शक्ति में वो बढ़ाया जाता है। जो विकिरण इस कार्य को करती है उसे क्या बोलते हैं? सौर फोटोवोल्टाइक कहते हैं। अगर अपन इसके उद्देश्य की बात करें, किसकी बात करें? इसके उद्देश्य की बात करें तो सौर फोटोवोल्टाइक सेमीकंडक्टर से बनता है। किसे बनता है? सेमीकंडक्टर से वो बनता है जो सूर्य से आने वाले फोटोन को अवशोषित करता है। सौर फोटोवोल्टाइक क्या करता है? सूर्य से आने वाले जो फोटोन कण होते हैं उन सूर्य से आने वाले फोटोन कण को है वो अवशोषित करता है। वीडियो से दूसरी अपन बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को अधिक होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो इन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से वो अधिक होती है, जो कि पदार्थ को क्या करते हैं? मुख्य क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का कार्य करते हैं। मुख्य क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का कार्य करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से बाहर निम्न इलेक्ट्रॉन फील्ड में जाते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेमीकंडक्टर से बाहर है वो निम्न इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में वो जाते हैं। सौर सेल में विद्युत फील्ड प्रदान करने वाले पदार्थों में विद्युतीय गुण पाए जाते हैं। जो सौर सेल के अंदर विद्युत गुण फील्ड में विद्युतीय गुण प्रदान करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें है वो विद्युतीय गुण है वो पाए जाते हैं। और अपन बात करें अब इसके कार्यों की, किसकी बात करें? सौर फोटोवोल्टाइक के कार्यों की बात करें स्टूडेंट्स तो एक सिलिकॉन पीवी सेल बोरॉन से मिली हुई सिलिकॉन सीपी टाइप की मोटी परत की मिली हुई एसआई कमी अल्ट्रा परत की बनी होती है। और अपन बात करें कि एक सिलिकॉन जो पीवी सेल होता है लगभग 0.5 से 0.6 वोल्ट का उपलब्ध करवाता है। और जब कोई इसमें हो तो इसको फोटोवोल्टाइक धारा का आउटपुट इनमें आकार व दक्षता पर निर्भर करता है तथा सतह पर गिरने वाली धारा के समानुपाती कार्य करता है। अब अपन देखते हैं इनके प्रकार। दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैंड एलोन प्रणाली, दूसरी होती है ग्रीन
पहली कौन सी है, स्टैंड एलोन प्रणाली। कौन सी है स्टूडेंट्स, स्टैंड एलोन प्रणाली है। और जो दूसरी है वो है ग्रिड फ्लोटिंग प्रणाली। कौन सी है, ग्रिड फ्लोटिंग प्रणाली, ग्रीन फ्लोटिंग प्रणाली। स्टोन एलोन प्रणाली की बात करूं तो ऊर्जा का है वो रूपांतरण सौर मुक्त होता है। कैसे होता है, ऊर्जा का रूपांतरण सौर मुक्त होता है। इनके अगर अपन गुण की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, गुण की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, सौर जो अपना सौर फोटोवोल्टेइक है उसके गुणों की बात करें तो इसमें ऊर्जा का रूपांतरण सौर मुक्त होता है, मरम्मत खर्च कम रहता है, कार्यकाल अधिक रहता है और प्रदूषण रहित होता है। ये इसके गुण हो गए। उसके बाद में इसके दोषों की बात करें कि दोष क्या है, तो शुरुआती खर्च है वो अधिक आता है, सोलर ऊर्जा की सप्लाई है वो अनियमित रूप से होती है, कन्वर्टर दक्षता कम होती है, बादलों के मौसम में पावर है वो जनरेटर नहीं हो पाता है, जिससे क्या जनरेट नहीं हो पाता है। बादलों के मौसम में पावर का है वो जनरेशन नहीं हो पाता है, यानी कि सूर्य की किरणें वो सीधी नहीं आएगी तो जो पावर है वो कम बनेगा। उसके बाद में अपन पढ़ते अनुप्रयोग, इनके क्या क्या कार्य है। तो सोलर फोटोवोल्टाइक लाइटिंग प्रणाली का कार्य करता है, जिसमें रिहायशी क्षेत्रों या गलियों में वो अपन एसपीवी लाइटों की प्रणाली लगाते हैं। और बात करें तो सोलर पावर यूनिट युक्ति है वो प्रदान करता है, सोलर पावर युक्ति। सोलर वाटर पंपिंग प्रणाली का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, सोलर वाटर पंपिंग प्रणाली का कार्य करता है और सोलर वाहक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की जल वायु सौर जियोथर्मल, जल वायु सौर जियोथर्मल ज्वारीय और बायोमास के साधनों के बारे में समझाना है। जो जल वायु सौर जियोथर्मल ज्वारीय बायोमास के संयंत्र होते हैं उनके बारे में समझाना है, ये ऊर्जा के बारे में समझाना है और ये ऊर्जा के साधन किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में योगदान देते हैं उनके बारे में बताना। अपन बात करें जल ऊर्जा की, जल ऊर्जा की बात करूं स्टूडेंट्स में तो जल ऊर्जा में क्या है कि जल विद्युत शक्ति ग्रह है वो 1837 में वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। इसकी क्षमता है वो लगभग 130 मेगावाट की थी। कितनी थी, जल विद्युत संयंत्र की क्षमता थी वो 130 मेगावाट थी। उसके बाद में उसके बाद में वो कावेरी 1802 में है कर्नाटक में कावेरी नदी पर 130 मेगावाट का है और स्थापित किया गया। जो प्रथम स्थान पर राज्य है जल ऊर्जा की अगर अपन बात करें तो जल ऊर्जा के अंदर प्रथम स्थान पर राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, जल ऊर्जा की बात करें, जल ऊर्जा में जो प्रथम स्थान पर राज्य है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश है। और अपन उत्पादन करने में बात करें तो उत्पादन करने में सर्वाधिक जो फर्स्ट स्थान पर है वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में अपन बात करें वायु ऊर्जा की, वायु ऊर्जा की बात करें तो 10 गीगावाट, कितनी 10 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमता के साथ में तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। 10 गीगावाट की बात करें तो विद्युत ऊर्जा में 10 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमता के साथ में तमिलनाडु है वो भारत में पवन ऊर्जा को क्या करता है, सबसे बड़ा उत्पादक है। ये राज्य भारत में पवन ऊर्जा के विकास में अग्रणी रहा है। जो वायु ऊर्जा की बात करें तो वायु ऊर्जा में जो तमिलनाडु राज्य है ये तमिलनाडु राज्य अपना हमेशा ही क्या रहा है स्टूडेंट्स, अग्रणी रहा है। अन्य राज्य में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। आजकल तो वायु ऊर्जा में पश्चिमी राजस्थान भी है वो बहुत फेमस है। पश्चिमी राजस्थान की अगर अपन बात करें विशेषतः बाड़मेर जैसलमेर तो आजकल है वो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर है वो पवन चक्कियां है वो खूब बनी हुई रहती है। अब अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा में भी है राजस्थान आ गई है। राजस्थान है वो लगभग 7737.95 मेगावाट के साथ में, कितने 7737.95 मेगावाट के साथ में भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के शीर्ष पर रहा है। 8 माह के भीतर है ये लगभग 2348.47 मेगावाट की सौर स्थापित क्षमता है और जोड़ी गई है। सौर शहर है वो आनंदपुर को कहते हैं, किसको कहते हैं, आनंदपुर साहिब पंजाब को है वो सौर शहर के नाम से जाना जाता है। और अपन बात करें जियोथर्मल या भूतापीय, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, जियोथर्मल या भूतापीय ऊर्जा की बात करें, किसकी, जियोथर्मल या भूतापीय एनर्जी की अपन बात करें तो भारत में भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख के पुंगा घाटी में स्थित है। भारत के अंदर जो जियोथर्मल पावर है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। और लद्दाख की जो पुंगा घाटी है वहां पर है ये स्थापित है।
भारत में इंजीनियरों ने आइसलैंड के साथ में मिलकर है वो खोदाई शुरू कर दी है। ये स्थान समुद्र तल से है वो लगभग 14,000 फीट अधिक ऊंचा है। कहाँ पर है? 14,000 फीट अधिक ऊंचा है। उसके बाद में अगली है ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? एनर्जी, ज्वारीय एनर्जी। ज्वारीय स्टूडेंट, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में अपन स्टूडेंट्स बात करेंगे कि जल की सतह पर चढ़ने तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो जल होता है, जल का स्तर है, सतह है, उसके ऊपर चढ़ने और वापस नीचे घटने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उनके अंदर क्या आती है, वो जब बड़ी बड़ी लहरें आती है तो ज्वार उत्पन्न है वो होता है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी क्षेत्र पर है वो शोध निर्माण करके वो किया जाता है। प्रथम स्थान है गुजरात। ज्वारीय ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है स्टूडेंट्स? गुजरात का है। अगला है अपना बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो ग्रिड की बिजली देने के लिए देश में कुल 10,205.61 मेगावाट क्षमता की 800 से अधिक बायोमास बिजली इकाइयां हैं वो उत्पादन परियोजनाएं स्थापित है। अब भारत में बात करें तो ग्रिड बिजली देने के लिए छोटी छोटी स्थापना इकाइयां हैं वो स्थापित है, जिससे कुल लगभग 10,205.61 मेगावाट अपन को है वो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। बायोमास में प्रथम स्थान है वो एमपी का है। किसका है स्टूडेंट्स? बायोमास की अपन बात करें तो बायोमास का जो प्रथम स्थान है वो मध्य प्रदेश का है। प्रतिदिन लगभग 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। जो लगभग 30 टन बायोमास फीड अपन एकत्रीकरण करते हैं तो 30 टन बायोमास फीड से अपन को लगभग 1 टन है वो हाइड्रोजन गैस है वो उत्पन्न होती है। अगला है अपना कृषि के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, उनके बारे में अपन है वो बात करेंगे। कृषि के क्षेत्र में योगदान की तो पहला है परिवहन में, सिंचाई में, संसाधन, कटाई मटाई यानी कि हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में। और अपन बात करें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में कार्य करता है। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको कम करने में कार्य करता है। वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने में, वायु में प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा को है मजबूत करता है। कृषि में है वो सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको है वो मजबूत करता है। कम ऊर्जा लागत है वो कम करती है। रोजगार के अवसर वो पैदा करता है। रोजगार में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स अपन की बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है। गैसिफिकेशन की विभिन्न अवस्थाएं बताइए। अपन को बताना है कि बायोमास गैसिफिकेशन है वो क्या होता है और गैसिफिकेशन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना है। उसके अलावा और अपन बात करें स्टूडेंट्स की अप ड्राफ्ट क्या होता है, डाउन ड्राफ्ट क्या होता है और बेस ड्राफ्ट गैसिफायर के बारे में अपन को स्वच्छ चित्र बनाते हुए वो समझाना है। अब अपन बात करते हैं गैसीकरण की। गैसीकरण की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो बायोमास के अपूर्ण दहनशील गैस प्राप्त करना बायोमास का गैसीकरण कहलाता है। बायोमास होती है, इस बायोमास के अपूर्ण दहन से क्या बायोमास के अपूर्ण दहन से है वो अपन को दहनशील गैसें प्राप्त करना एक बायोगैस गैसीकरण कहलाता है। इसमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन इत्यादि गैसों का है वो मिश्रण होता है। इसके अंदर है वो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैसों का है वो मिश्रण होता है। इसको अपन प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। जो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है इसको अपन है वो प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी है वो जानते हैं। अपन बात करें गैसीकरण की प्रक्रिया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ईंधन का शुष्कीकरण करेंगे यानी कि ड्राइंग ऑफ फ्यूल। सबसे पहले अपन गैसीकरण करने के लिए ईंधन का शुष्कीकरण करेंगे यानी कि ईंधन को है वो सुखाएंगे, ड्राइंग ऑफ फ्यूल करेंगे। उसके बाद में ताप अपघटन करेंगे यानी कि पायरोलाइसिस करेंगे। उसके बाद में अगला चरण है अपना दहन का, कॉम्बिनेशन का। कौन सा है? कॉम्बिनेशन का है, दहन का है। फिर है अपचयन या रिड्यूशन का। अब अपन बात करते हैं अप ड्राफ्ट की। किसकी बात करते हैं? अप ड्राफ्ट की। अप ड्राफ्ट की अपन बात पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स। जो उत्तरवाद प्रवाह गैसीफायर है इसकी अपन है वो बात पिछले पेपर के अंदर कर चुके हैं। फिर भी आपको अगर देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अब ड्राफ्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए क्योंकि इसको अपन पहले समझ चुके हैं। ये इस प्रकार से होता है अप ड्राफ्ट का है वो छाया चित्र डायग्राम देख लिया। अब अपन बात करते हैं आउट ड्राफ्ट की। किसकी बात करें? डाउन ड्राफ्ट की। किसकी? जो अपना डाउन ड्राफ्ट होता है जिसको अधोवर्त प्रवाह बोलते हैं। डाउन ड्राफ्ट
अब अपन ने वो डाउन ड्राफ्ट की बात करते हैं। अगर मैं डाउन ड्राफ्ट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के गैसीकरण में वायु दहन के क्षेत्र अंदर प्रवेश करती है। क्या करती है? जो वायु होता है वायु दहन क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है। जो डाउन ड्राफ्ट होती है गैसीफायर, इसके अंदर है वो वायु दहन क्षेत्र के अंदर है वो प्रवेश करती है, तथा प्रोड्यूसर गैस दहन कक्ष के नीचे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अप ड्राफ्ट में प्रोड्यूसर गैस होती है वो दहन क्षेत्र के ऊपर से निकलती है, जबकि जो डाउन ड्राफ्ट है, डाउन ड्राफ्ट में प्रोड्यूसर गैस है वो इंदर जो दहन क्षेत्र होता है उसके नीचे से निकलती है। इस प्रकार के से प्रोड्यूसर गैस में जल वाष्प वाष्पीकरण पदार्थ टार इत्यादि मिश्रण होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। अब ड्राफ्ट में क्या होता था, गैस जो प्रोड्यूसर गैस है वो ईंधन के ऊपर से निकलती थी ईंधन क्षेत्र के, तो उसके अंदर है कोई भी प्रकार का जो मिश्रण है वो नहीं थी, अशुद्धि। लेकिन इसमें क्या होता है, डाउन ड्राफ्ट के अंदर जो प्रोड्यूसर गैस है वो ईंधन क्षेत्र के नीचे से निकलती है, इसलिए इसके अंदर है वो बहुत सी अशुद्धियां है वो मिली रहती है। और इनमें अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस प्रकार के गैसीफायर को कृषि अपशिष्ट आदि से प्रोड्यूसर गैस उत्पादित करने के लिए काम में आते हैं। इनकी क्षमता होती है वो लगभग होती है वो 150 किलोवाट की होती है। कितनी होती है? लगभग 150 किलोवाट की है वो क्षमता होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? लगभग 150 किलोवाट की क्षमता होती है। यह है इसका डायग्राम। क्या है? ये इसका डायग्राम है, आप ये देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, अनुप्रस्थ प्रवाह गैसीफायर क्रॉस ड्राफ्ट क्या होता है? अनुप्रस्थ प्रवाह गैसीफायर या जो अपना क्रॉस ड्राफ्ट है, ये क्रॉस ड्राफ्ट क्या होता है? तो इस प्रकार के गैसीफायर कम क्षमता के होते हैं। क्या होते हैं? इनके अंदर जो प्रोड्यूसर क्षमता होती है वो कम होती है, और इनमें 50 किलोवाट तक शक्ति उत्पादित होती है। कितनी होती है? 50 किलोवाट तक की है वो शक्ति उत्पादित होती है। इसके अंदर जो शक्ति उत्पादित होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स? 50 किलोवाट तक की है वो शक्ति उत्पादित होती है। इनमें वायु फायर बॉक्स के मुंह पर है वो लगे ठंडे नोजल से वो प्रवेश करती है। वायु होती है वो फायर बॉक्स के मुंह पर लगे जो नोजल होती है उससे वो प्रवेश करती है, तथा उद्योग में जाती हुई बायोमास से करते हुए प्रोड्यूसर गैस उत्पादन करती है, तथा राख आदि है वो नीचे आ जाती है। ये इस प्रकार का होता है अपने क्रॉस बायोड्राफ्ट का है वो डायग्राम। अब अपन बात करते हैं इसके कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो शुष्क क्षेत्र होते हैं, आसवन क्षेत्र होता है, इसमें अपचयन क्षेत्र होता है और ऑक्सीकरण क्षेत्र होता है। शुष्क क्षेत्र के अंदर तो ईंधन का शुष्कीकरण होगा। अब आसवन क्षेत्र के अंदर है उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होगी। अपचयन में ईंधन का अपचयन होगा और ऑक्सीकरण में ईंधन का ऑक्सीकरण होगा। अगला है अपना बायोमास ब्रिकेटिंग क्या महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की बायोमास ब्रिकेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? बायोमास ब्रिकेटिंग के 4 चरणों को अपन को लिखना है। अधिक, मध्यम और कम दबाव वाली ब्रिकेटिंग तकनीकों के बारे में अपन को है वो बताना है। अपन बात करें बायोमास ब्रिकेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहला है ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपन को कोयले, जलाऊ लकड़ी या फिर लूज बायोमास से की तुलना में वो ब्रिकेट से वो कम नमी और उच्च घनत्व के कारण उच्च बॉयलर क्षमता प्राप्त होती है। अगला है एस फीड या चारे के रूप में। फिर अपन बात करें तो डिस्पोजल ऑफ रेसिड्यू होती है, यानी कि अवशेषों के निपटारे के रूप में महत्वपूर्ण है। और अपन बात करें तो इसका और क्या महत्वपूर्ण है कि उत्पाद गैस इकाई के लिए ईंधन के रूप में। फिर ब्रिक्वेट का उपयोग है वो पायरोलाइसिस के लिए किया जा सकता है। घरेलू ईंधन के रूप में गोबर, उथला और कोयले की जगह है वो खाना बनाने पकाने में स्टोव के रूप में अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोमास की ब्रिकेटिंग की तकनीकी क्या स्टूडेंट्स की ब्रिकेटिंग की है वो तकनीकी कौन कौन सी है उसकी अपन हमें बात करनी है कि ब्रिकेटिंग की तकनीकें कौन कौन सी है। ब्रिकेटिंग की बात करूं तो बायोमास ब्रिकेटिंग कम बक डेंसिटी का होता है। क्या होता है? जो बायोमास ब्रिकेटिंग होता है वो कम डेंसिटी का होता है, और बायोमास को हाई बक डेंसिटी लगभग में बदलने की प्रक्रिया होती है, उसको ब्रिकेटिंग तकनीकें बोलते हैं। ब्रिकेटिंग तकनीकी क्या होता है? जो बायोमास ब्रिकेटिंग कम
बक डेंसिटी होती है, जिनकी लगभग 8 से 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, उनको हाई बक डेंसिटी लगभग 500 से 800 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में बदलने की प्रक्रिया है। अब अपन बात करते हैं बायोमास ब्रिकेटिंग है ऊर्जा का क्या है, अपरंपरागत स्रोत है। बायोमास ब्रिकेटिंग है ये ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है। और अपरंपरागत स्रोत किनको बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, वो जिनका अपन उपयोग है वो परंपरा से नहीं करते आ रहे हैं, इन्हीं समय में वो करना शुरू किया है। ये प्रकृति में नवीनीकरणीय, पर्यावरण के अनुकूल और गैर प्रदूषणकारी किफायती है। बायोमास को ठोस फ्यूल में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिससे वो क्या होता है, गैर प्रदूषणकारी होती है। प्रदूषण इससे नहीं होता है, इसमें किसी भी ब्लेंडर की जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये 100% क्या है, नेचुरल है। अब अपन बात करेंगे तीसरे पेपर की है, वो अपना है 2019-20 का। कौन सा पेपर है स्टूडेंट्स? अब अपन बात करते हैं 2019-20 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? 2019-20 के वो अपन पेपर सॉल्यूशन किया, वो स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। तो पहला है इसमें एनर्जी क्रॉप क्या होती है, ऊर्जा फसल। एनर्जी क्रॉप्स की अपन बात करें ऊर्जा फसल की, तो ये कम लागत वाली होती है, और ये क्या होती है कि रख रखाव स्थान वाली भी कम होती है। पूरी तरह से नवीनीकरण जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए ये उगाई जाती है। नवीनीकरण जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए इसको उगाया जाता है। फसलों को ठोस तरल गैसीय ईंधन जैसे इनमें वो बायो एथेनॉल बायोगैस के रूप में स्थानांतरित या संशोधित किया जाता है। दूसरा है ऊर्जादायक मूल्य या कैलोरीफिक वैल्यू। क्या है? ऊर्जादायक मूल्य के बारे में अपन को यह बताना। ऊर्जादायक मूल्य क्या होता है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन पर उत्पादन ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, उसका ही कैलोरी मान कहलाता है। क्या है? कैलोरीफिक मान या जो ऊर्जादायक मूल्य होता है वो क्या होता है, उसकी बात करें तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी मान कहा जाता है। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी या किलो कैलोरी है ऊष्मा की इकाई होती है। और अपन बात करें बायोमास गैसीफायर की। किसकी बात करें स्टूडेंट्स? बायोमास गैसीफायर की बात करें। बायोमास गैसिफिकेशन या बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है उसकी बात करें तो एक परिपक्व प्रौद्योगिकी मार्ग है। बायोमास गैसिफिकेशन है ये एक परिपक्व प्रौद्योगिकी मार्ग है जो बिना दहन के बायोमास को हाइड्रोजन और अन्य उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए गर्मी, ताप और ऑक्सीजन से जुड़ी एक नियंत्रण प्रक्रिया का उपयोग करता है। क्या करता है? बायोमास गैसिफिकेशन होता है जो बिना दहन के बायोमास को हाइड्रोजन और अन्य उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए गर्मी, ताप और ऑक्सीजन से जुड़ी एक नियंत्रित प्रक्रिया का उपयोग करता है। अगला है सोलर स्टील। क्या है स्टूडेंट्स? सोलर स्टील क्या है? सोलर स्टील बोले तो खारे पानी जैसे अशुद्ध पानी को अलवणीकृत करने का एक उपकरण है। जो सोलर स्टील होता है, यह जो अशुद्ध पानी होता है, इस अशुद्ध पानी को लवणीकृत करने का एक उपकरण होता है। यह घरेलू औद्योगिक श्रेणियों में विभिन्न उपयोग के लिए है। वो ईंधन के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करके अशुद्ध पानी को शुद्ध करने का, अशुद्ध जल प्राप्त करने का एक सरल उपकरण है। सोलर स्टील की बात करें तो सोलर स्टील अगर अपन नॉर्मल शब्दों में बोलें सोलर स्टील के बारे में, तो सोलर स्टील क्या है कि नॉर्मल शब्दों के बारे में तो ये सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। क्या करता है? किसका उपयोग करता है? ये सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। और सौर ऊर्जा का उपयोग करके जो अशुद्ध जल होता है, अपना अशुद्ध जल को है वो प्राप्त करके पीने योग्य पानी में बदलता है। उसके बाद में अगला है अपना पवन चक्की। ये क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आ रहा है पवन चक्की के बारे में। पवन चक्की वह मशीन है जो हवा को किसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है वो करने का कार्य करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला अपना जो डिफरेंट है वो है सौर ऊर्जा, सौर तापीय ऊर्जा यानी कि सोलर थर्मल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। सोलर थर्मल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के बीच में अपन को अंतर बताना है। सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा में परिवर्तित करता है सोलर थर्मल एनर्जी। और जो जियोथर्मल एनर्जी होता है ये पृथ्वी की गहराई में दबी हुई गर्मी को ऊष्मा में वो परिवर्तित करता है। केंद्रीय सौर तापीय हो गया सोलर एनर्जी में, और सर्दियों में इसका उपयोग है वो ली जाती है। सर्दियों के अंदर है वो इसका उपयोग करते हैं अपन जियोथर्मल का। जो सोलर एनर्जी की क्षमता होती है वो 20 से 30% होती है। कितनी होती है? सोलर एनर्जी की क्षमता होती है वो 20 से 30% होती है, जबकि जो जियोथर्मल की क्षमता होती है वो 60 से 80 60 to 80% है वो होती है।
इसमें सोलर एनर्जी में लागत कम लगती है, जबकि जियोथर्मल एनर्जी के अंदर है वो लागत अधिक मात्रा में लगती है। उसके बाद में और अपन बात करें जो सौर तापीय ऊर्जा है, इसका उपयोग घर को गर्म और ठंडा करने के लिए करते हैं। सौर तापीय ऊर्जा का उपयोग अपन है वो घर को ठंडा और गर्म करने के लिए करते हैं, जबकि जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग है वो पृथ्वी के निरंतर मुख्य तापमान को गर्म और ठंडा करने के लिए करते हैं। पृथ्वी के निरंतर मुख्य तापमान को गर्म और ठंडा करने के लिए वो करते हैं। अगला अपन बात करें अंतर की, तो अगला अपना अंतर है सतत फ्लैट कलेक्टर और केंद्रित सोलर कलेक्टर में क्या अंतर है। क्या होता है सतत जो होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर और केंद्रित सोलर कलेक्टर में क्या अंतर है, उसके बारे में अपन को है बताना है। इसकी अगर अपन बात करें तो चपटी प्लेट संग्राहक सौर ऊर्जा सहायक होती है। क्या होती है, ये सौर ऊर्जा सहायक होती है। उसके अलावा बात करें तो उच्च तापमान होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता रहती है। उच्च तापमान की बात करें तो लगभग है वो 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता रहती है। सौर विकिरणों को अवशोषित करके दरों को गर्म करने का कार्य करती है। जो फ्लैट पैनल कलेक्टर होता है ये सौर विकिरणों को अवशोषित करके वो दरों को गर्म करने का है वो कार्य करता है। जबकि जो अपना केंद्रित सोलर कलेक्टर होता है ये सौर विकिरणों को एक छोटे क्षेत्र में अवशोषित करके पड़ने पर है वो निर्देशित प्रदान करता है। अगला अपन अंतर देखें स्टूडेंट्स, जो फ्लैट सोलर कलेक्टर होता है ये उच्च अवशोषण और कम उत्सर्जन होता है। इनका क्या होता है, उच्च अवशोषण और कम अवशोषण होता है, जबकि केंद्रीय का कम अवशोषण और उच्च उत्सर्जन होता है। इसका निर्माण डिजाइन और रख रखाव आसान होता है, जबकि केंद्रीय सोलर डिजाइन होता है और रख रखाव होता है वो कठिन होता है। ये इनके बीच में अंतर हो गया। उसके बाद में अगला है बायोमास ब्रिकेटिंग। बायोमास ब्रिकेटिंग अपन है वो हर बार है वो क्वेश्चन आ रहा है कि बायोमास ब्रिकेटिंग क्या हो रहा है। अपन ने 3 पेपर सॉल्यूशन में बायोमास ब्रिकेटिंग के बारे में देख लिया। ये कोयले की धूल या अन्य दहनशील बायोमास को सामग्री, जैसे कोयले की धूल हो गई या फिर अन्य दहनशील जो सामग्री होती है, उस अन्य दहनशील सामग्री को पूरा लकड़ी के चिप्स तथा कृषि अपशिष्ट आदि का एक क्या होता है संपीड़ित ब्लॉक होता है, जिसका उपयोग ईंधनों को जलाने के लिए किया जाता है और 100% पर्यावरण के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स अनुकूल होता है। अगर इनके प्रकार की बात करें तो प्रकार में कौन सा हो गया, चारकोल ब्रिकेट, कॉटन स्टॉक ब्रिकेट, सौ डस्ट ब्रिकेट, और के अलावा कोकोनट शेल ब्रिकेट हो गया, जंगली पत्तियों का ब्रिकेट, चावल के छिलके का ब्रिकेट, जूट वेस्ट का है जो ब्रिकेट, ये इनके वो प्रकार हो गए। और ब्रिकेट्स मशीन की बात करें स्टूडेंट्स तो जुम्बो 90 ब्रिकेट्स मशीन हो गई। उसके अलावा सुपर 70 ब्रिकेट मशीन हो गई, सुप्रीम 70 ब्रिकेट मशीन हो गई, ईटा कोल्ड मशीन हो गई, मानव पावर पशुओं संचालित के द्वारा है वो किया जाता है। तो ये हो गए इसकी मुख्य बात। अब अपन बात करते हैं इनके क्रिया की मैं अगर बात करूं तो कच्चा माल इनमें वो सबसे पहले इंक्लूड करते हैं। कच्चा माल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में सुखाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं साइज का रिडक्शन करते हैं, कच्चा माल मिलाते हैं और संघनन की प्रक्रिया है वो करते हैं। अब अपन इनके वो लाभ की बात करें कि मतलब इनके क्या क्या लाभ है। लाभ की बात करूं स्टूडेंट्स में तो यह है कि ये संपीड़न के कारण है वो ब्रिकेट 90% कचरे को है वो कम करता है। क्या करता है, 90% कचरे को कम करता है। धुआं और कार्बन जमा नहीं होता है। ईंधन और ऊर्जा का क्या है अच्छा स्रोत है। प्रदूषण का कारण बनता है। और ये कचरे और सुखाने को यह क्या आधुनिक मशीन है, इनके बारे में ये होता है। और अपन बात करें इनकी हानियों की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, इनकी हानियों की बात करें तो हानि क्या है कि कतरन कुचलने और सुखाने के में आधुनिक मशीन की आवश्यकता रहती है। और अपन बात करें हानियों की, क्या क्या हानि है तो मौसम की नमी दहन की विशेषताओं को कम करती है। क्या करती है, मौसम की नमी होती है वो दहन की विशेषताओं को कम करती है। भंडारण के लिए बड़े जल रोधक स्थान की होती है, इनके लिए आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना सोलर वाटर हीटर। क्या है सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर के बारे में अपन ने पहले चर्चा कर ली है।
सोलर कुकर अथवा शुष्क कुकर की वो कार्य प्रणाली, ये भी अपन ने वो देख लिया है क्या स्टूडेंट्स। सोलर कुकर और शुष्क कुकर की कार्य प्रणाली है, इसको भी अपन ने वो देख लिया है, पहले वो पढ़ लिया। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 3 प्रकार के पढ़े थे अपने, प्रत्यक्ष सोलर शोषक, फोर्स सोलर, सवन सोलर शोषक और प्रत्यक्ष गैर टाइप, और फिर अप्रत्यक्ष गैर टाइप सोलर शोषक, ये अपन ने वो पढ़ लिया। सोलर कुकर की प्रोसेस है वो अपन ने पढ़ लिया। पढ़ते अपन सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, किसकी बात करूं, अगर मैं सोलर कुकर की बात करूं, सोलर कुकर की बात करें अगर अपन स्टूडेंट्स, तो सोलर कुकर है ये भारत में 1945 में श्री एम घोष जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने सर्वप्रथम यूज किया था। 1980 के बाद में सार्वजनिक उपयोग में इसको है वो लगाने जाने लगा। भोजन पकाने हेतु सौर ऊर्जा चलित यंत्र है, इसमें किसी प्रकार का तेल, ईंधन, कोयले की आवश्यकता नहीं रहती है। ये सौर ऊर्जा चलित यंत्र है भोजन को पकाने के लिए, इसमें किसी भी प्रकार के ईंधन, कोयले की वो आवश्यकता नहीं रहती है। सोलर कुकर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के डिजाइन में उपलब्ध होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ये डिजाइनों में उपलब्ध होते हैं। जैसे घरेलू सोलर कुकर या बॉक्स टाइप सोलर कुकर, कौन सा हो गया, घरेलू सोलर कुकर या बॉक्स टाइप कूलर सोलर कुकर हो गया। उसके अलावा परावर्तित सोलर कुकर हो गया। आधुनिक सोलर कुकर, आधुनिक सोलर कुकर की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो वह उपकरण है जो खाना पकाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करता है, सोलर कुकर कहलाता है। और खाना पकाने के लिए इसका वो अपन उपयोग करते हैं। यह सोलर कुकर की इस प्रकार से वो कार्य प्रणाली होती है। इसको अपन है वो डायग्राम देख सकते हो आप, किस प्रकार से होती है, डायग्राम जरूर बनाना है एग्जाम के अंदर। फिर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि अप ड्राफ्ट गैसीफायर की प्रक्रिया को एक स्पष्ट रेखा चित्र के साथ समझाइए। अप ड्राफ्ट गैसीफायर, इन दोनों को अपन की प्रक्रिया को अपन ने देख लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सोलर फोटो वोल्टाइक तकनीकी क्या है और विस्तार से समझाइए, यह भी अपन ने क्वेश्चन देख लिया। विभिन्न बायोगैस संयंत्रों का वर्गीकरण कीजिए। बायोगैस संयंत्रों के भिन्न भिन्न प्रतिरूपों का नाम बताइए तथा उनमें से किसी एक की है वो संख्या का अपन को है वो चित्र सहित व्याख्या करनी है। तो बायोमास संयंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये अपन ने देखा, स्तर डोम डाइजेस्टर सहित और फ्लोटिंग डोम होल्डर सहित, ये 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य तो 2 प्रकार के होते हैं। इनकी बात करें तो जनता बायोगैस संयंत्र और दीनबंधु बायोगैस संयंत्र। अगर मैं बात करूं स्तर डोम डाइजेस्टर सहित की, तो स्तर डोम डाइजेस्टर सहित जो अपना बायोमास है संयंत्र है, इसका विकास है वो चाइना के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, जो अपना स्तर डोम डाइजेस्टर सहित बायोमास संयंत्र है, इसका विकास कहाँ पर हुआ स्टूडेंट्स, चीन के अंदर हुआ था। और इस चाइनीज मॉडल, इसे वो अपन चाइनीज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, चाइनीज मॉडल के नाम से भी है वो अपन स्तर डोम डाइजेस्टर सहित को है वो जानते हैं। इसमें कुएं का ऊपरी भाग गैस होल्डर का काम करता है। किसका, जो कुएं का ऊपरी भाग होता है वो गैस होल्डर का कार्य करता है। अतः कोई अलग गैस होल्डर में इसको आवश्यकता नहीं रहती है। इस मॉडल में प्राय डाइजेस्टर के ऊपर एक मुख्य छिद्र होता है। जो डाइजेस्टर होता है उस डाइजेस्टर के ऊपर एक है वो मुख्य छिद्र होता है। इनलेट और आउटलेट कुएं के मध्य भाग में जुड़े रहते हैं। जो इनलेट और आउटलेट होते हैं स्टूडेंट्स, वो कुएं के मध्य भाग में वो जुड़े रहते हैं। और अपन बात करें तो कुएं के ऊपरी भाग में बायोगैस का भंडारण होता है। इनलेट आउटलेट कुएं के मध्य भाग में जुड़े रहते हैं। जो कुएं का ऊपरी भाग होता है वहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आउटलेट है वो कुएं के ऊपरी भाग में वो बायोगैस का भंडारण होता है। क्या होता है, कुएं के ऊपरी भाग में बायोगैस का क्या होता है स्टूडेंट्स, भंडारण होता है। जब गैस उत्पन्न होती है तो उसको उपस्थित द्रव्य लेवल गिर जाता है और आउटलेट में दाब बढ़ जाता है। आउटलेट का द्रव स्तर उपयुक्त ऊंचाई रख कर वो गैस का दाब बड़ी रेंज तक है वो अपन बदल सकते हैं। और इस प्लांट को है वो भारत में 1978 में बनाया गया। कब बनाया गया, भारत के अंदर है वो 1978 के अंदर है इसको बनाया गया। रिसर्च एंड एक्शन डिवीजन द्वारा तैयार किया जाना था, जिसे अपन को जनता मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इनके एडवांटेज की, किसकी बात करते हैं, एडवांटेज की बात करें, लाभों की बात करें। क्या लाभ है, तो लागत कम होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, लागत कम होती है, क्योंकि ये केवल सीमेंट का ही उपयोग करते हैं, स्टील का इसमें उपयोग नहीं करते हैं। अधिक समय तक चलता है, इसमें कोई चल भाग नहीं होता है, इसलिए इसके मरम्मत की लागत को भी है वो कम होती है। फ्लोटिंग डोम अधिक गैस उत्पादन करता है। भूमिगत संयंत्र है, अंत हीट इंसुलेशन अच्छा होता है तथा दिन और रात के समान रूप से ये गैस उत्पादन करता है। अब इनके देखते हैं डिसएडवांटेज या हानियों की।
हानि की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो दक्ष कारीगरों की आवश्यकता होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाई जाती है। गैस दाब बदलता रहता है। मल और झाग से वो समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें वो विंडोलक नहीं होते हैं। ये इस प्रकार की आप है इनकी डायग्राम को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स की पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। दोनों ऊर्जा संसाधनों में कुछ उदाहरण दीजिए। भारत में किन स्थानों पर सौर, ज्वार भाटा, बायोमास एवं वायु ऊर्जा का उपयोग की संभावना ज्यादा है और क्यों। अपन बात करते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जो लंबे समय से प्रयोग में आ रहे हैं, परंपरा से अपने हैं वो दादाजी वगैरह है वो प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, परंपरा से उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल। और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन की बात करें तो इनका है हाल ही में प्रयोग में आई है, पहले इनका प्रयोग नहीं आए हैं, लगभग इन्हीं दशकों में वो प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। इन ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने का उपाय तथा तकनीक पहले विकसित नहीं था। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करूं तो सौर ऊर्जा राजस्थान में वो लगभग 7,737.95 मेगावाट के साथ में वो उत्पन्न की जाती है। इसका जो सौर शहर है वो आनंदपुर साहिब पंजाब में। ये भी अपन ने सौर ऊर्जा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं अपन। यह भी है वो अपना रिपीटेड है। आप चाहो तो एक एक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बायोमास ऊर्जा का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर भूतापीय जो जियोथर्मल है उसका कहाँ पर है, तो ये अपने हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख की जो पुंग घाटी है उसमें ये स्थित है। ये भी अपन ने वो देख लिया। फिर जल ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है वो अरुणाचल प्रदेश है और द्वितीय आंध्र प्रदेश है और द्वितीय स्थान पर है वो हिमाचल प्रदेश है। पवन ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा को भी आप है वो देख सकते हो। और जवारी ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है वो गुजरात है। अब अपन बात करते हैं 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, 23-24 है अपना 2023-24 का पेपर सॉल्यूशन है, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होती है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत यहाँ देखिए आप, ये रहा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग है अपने वो पहले है वो इसका उपयोग नहीं कर रहे थे, अभी है वो अपरंपरागत या गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन जो हाल ही में प्रयोग में लाई जाती है, इनका पहले अपन उपयोग नहीं किए, उनको अपन बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है। यह भी अपना है क्वेश्चन रिपीटेड है। बायोमास गैसिफिकेशन की अपन ने लगभग 2 बार तो डेफिनेशन पढ़ ली है। इसमें पायरोलाइसिस क्या है, पायरोलाइसिस भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की वो एनर्जी वो लिख रखी है, पहले उपयोग में नहीं लेते थे लेकिन अब इनको वैकल्पिक रूप में उपयोग लेते हैं। इन्हें अक्सर जीवाश्म ईंधन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की तुलना में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के लिए क्या होता है, अच्छा माना जाता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत शामिल है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय और बायोमास। स्रोत की बात करूं तो सूरज की रोशनी, हवा, पानी, जल आदि है वो इसके स्रोत है। फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, ये भी अपना क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रोड्यूसर गैस का जो अपनी सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी क्या होती है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा, एक अक्षीय या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित और स्वच्छ होती है। उसके बाद में अपन को अंतर बताना है नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है। आप चाहे तो पिछले पेपर अपन ने अभी किया है, अपन ने देख लो। अप ड्राफ्ट गैसिफायर और डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर, इनका भी अंतर है वो आ चुका है। उसके बाद में अपन बात करें बायोमास ब्रिकेटिंग, हर पिछले अपन ने शायद 4 या 5 पेपर सॉल्यूशन किए, हर पेपर के अंदर बायोमास ब्रिकेटिंग क्वेश्चन आ रहा है। आप कोई भी देख लो, कभी 6ठे क्वेश्चन में आता है तो कभी 7वें में, नहीं तो फिर 5वें में आ जाता है। और अपन बात करें कि सोलर कुकर की कार्य प्रणाली को साफ चित्रक द्वारा समझाइए, ये भी क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। सोलर फोटोवोल्टाइक प्रणाली और इसके अनुप्रयोगों को लिखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ब्रेकटिंग क्या है और डायरेक्ट कॉन्वेक्शन विधि के माध्यम से ब्रेकटिंग की तैयारी की व्याख्या कीजिए, यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ब्रेकेटिंग वाला हर पेपर के अंदर है वो ब्रेकेटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में है कि
अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स अपना, ये लो। विभिन्न प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की व्याख्या करें। जो बायोगैस संयंत्र है उनकी व्याख्या करना रिपीटेड क्वेश्चन है। बायोगैस संयंत्रों के मॉडलों के नाम बताइए और एक फ्लोटिंग गैस वोल्टेज टाइप बायोगैस संयंत्र प्लांट का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। विभिन्न प्रकार के नवीनीकरण गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के संपर्क में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के महत्व लिखिए। तो नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की विशेषता का वर्णन तो रिपीटेड है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में नवीनीकरण ऊर्जा का महत्व क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वो धरती पर आती है, परावर्तन के बाद में वो पुनः नहीं जा पाती है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषणकारी गैसों के कारण, जिससे वो भूमि का तापमान बढ़ जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। लेकिन जब अगर अपन है वो गैर जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, कौन से ऊर्जा स्रोत, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, इनका अपन प्रयोग करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से है वो हानिकारक गैस है वो नहीं निकलती है, तो इसके लाभदायक है, पृथ्वी के तापमान में कमी आएगी। इस प्रकार से पवन चक्की क्या है, पवन चक्की के निर्माण कार्य प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देख लो जो अपना 2023-24 का क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन आया था, उसके अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीटेड नहीं है, मात्र ये एक लाइन को छोड़ दो, ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का क्या महत्व है, इसको छोड़ दो। तो इसके अलावा जितने भी अपने पेपर है आप देखो, इस पूरे पेपर को देखो, आप छठे और सातवें क्वेश्चन को देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें रिपीटेड नहीं है। तो ये तो लगभग 90% नहीं 99% है वो वापस रिपीट हो गया। तो अपन पेपर सॉल्यूशन की क्लासेस देखते हैं तो उसको कितना फायदा होता है ये आप इस पेपर से आप पता लगा सकते हो। अपने पिछले 5 साल के पेपर किए और इन 5 सालों के पेपर में से ही क्वेश्चन आते हैं 95% तक है वो पेपर सॉल्यूशन का रिपीटेड होता है। तो अपने दोस्तों के पास में वो अधिक से अधिक है वो इसको शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि जो अपन प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन करते हैं तो अपन को कितना फायदा होता है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी इस क्लास को है वो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।